रिटर्न ऑफ इनकम, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ये टॉपिक आज जस्ट अपन ने शुरू किया था कि रिटर्न भरने के क्या रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग। देखो, क्लास 2 सीए इंटर 1 इनकम टैक्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम या कह दो असेसमेंट प्रोसीजर। भी कैसे असेसमेंट होगा, क्या प्रोसीजर है, कैसे रिटर्न भरनी है, वो सारे रूल इस चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ने हैं। देखो, रिटर्न ऑफ इनकम क्या है, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा। रिटर्न एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आप अपनी जीटीआई, डिडक्शन, टैक्स, टीडीएस सब शो करते हैं। अगर टैक्स बनता है तो भरते हैं, रिफंड बनता है तो वापस लेते हैं। लॉस के केस में ना टैक्स बनता ना रिफंड बनता, देन ऑल्सो यू आर फाइलिंग रिटर्न बिकॉज यू वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस, दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो रिटर्न क्या है, एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आप अपनी इनकम की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। इट मींस फॉर्म्स, कैसे अलग अलग फॉर्म अवेलेबल हैं, फॉर्म 1 2 3 ऐसे। सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आपसे फॉर्म पूछेगा नहीं, लेकिन आप ब्रीफ में देख लेंगे फॉर्म क्या है। चलो, तो रिटर्न क्या है, एक इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट है, एक डिक्लेरेशन है आपकी कि मेरी इनकम क्या है, टैक्स क्या है। वो फॉर्मेट डिफरेंट एसएससी के लिए सीबीडीटी ने अलग अलग दिया है। कंपनी है तो, फर्म है तो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो, अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। उन फॉर्मेट में आपको रिटर्न फाइल करनी है, अपनी जीटीआई टोटल इनकम टैक्स दिखाना है। चलो, सेक्शन 139(1) क्या कहता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के रूल के अकॉर्डिंग हर कंपनी एलएलपी को रिटर्न भरनी है, कंपलसरी है, बताया था, इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। लेकिन इनको छोड़ दें तो बाकी लोग, हाँ, लोकल अथॉरिटी अगर उसकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर गई है, सारी इनकम पे टैक्स कितना लगता है, as whole income is taxable at the rate 30%, so if there is positive income then local authority is liable to file return of income। सीधी सी बात है, लोकल अथॉरिटी का ये रूल है कि अगर उनकी इनकम टैक्सेबल है तो दे हैव टू फाइल देयर रिटर्न। टैक्सेबल क्या, इनको बेसिक एग्जामिशन तो होती नहीं, जैसे कि इंडिविजुअल एचएफ को तो क्या होती है, ओपी को बेसिक एग्जामिशन 2.5 लाख माफ, 3 लाख माफ। लोकल अथॉरिटी को माफ तो कुछ है नहीं, अगर टैक्सेबल इनकम आ गई तो रिटर्न भरना है, लॉस आया तो रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। लोकल अथॉरिटी लॉस में है तो रिटर्न भरना जरूरी, इनकम है तो रिटर्न भरनी पड़ेगी, क्योंकि इनको कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलती। सारी इनकम पे क्या लगता है, 30% फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। चलो, एलएलपी फर्म या लोकल अथॉरिटी या कंपनी को छोड़ो, बाकी सब लोग जिन्होंने ना तो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन ली हो, ना ही एटीसी से यू तक की डिडक्शन ली हो, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, ऑप्शनल रिजीम में 3 या 5 से ज्यादा है, बुजुर्ग हैं तो, और न्यू रिजीम में 3 लाख से ज्यादा है। ये देखो, न्यू रिजीम में क्या, डिफॉल्ट रिजीम में 3 से ज्यादा, तो आपको क्या भरनी पड़ेगी, रिटर्न। हम टैक्स नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आप लिख के दे जाओ क्या क्या कमाया, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। शैल फाइल रिटर्न, कब, ड्यू डेट से पहले। किसमें, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, फॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 7, किसी फॉर्म में भी रिटर्न भरनी पड़ेगी आपको, और प्रेस्क्राइब्ड मैनर में, और इमीडिएटली आपको रिटर्न पर्टिकुलर के साथ भरनी है। ओके, इसके अलावा अगर इन सब से बच गया आदमी, मान लो आप इंडिविजुअल हो, ना 2.5 लाख से ऊपर न्यू रिजीम है, ना 3 लाख से ऊपर, ना लॉस है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ना टीडीएस है कि आप रिफंड लेना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन फाइल योर रिटर्न। कौन रोकता है, वॉलंटरली तो आप रिटर्न हमेशा ही अपनी फाइल कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक, अगर कोई बंदे के आप रिप्रेजेंटेटिव हो, सारी जमीन जायदाद फादर की राम ने संभाली, फादर की डेथ पे उनकी इनकम की रिटर्न कौन भरेगा,
राम बढ़ेगा। भैया तेरे पापा की प्रॉपर्टी सारी तूने संभाली है, तो पापा ने लास्ट टाइम जो पिछले साल में कमाया उसकी रिटर्न भरे बिना दुनिया से चले गए, उनकी रिटर्न तू भर। यू आर रिप्रेजेंटेटिव असेसी। कई बार फॉरनर की मान लो गुरुग्राम में फ्लैट पड़ा है, किसी फॉरनर का गुरुग्राम में क्या पड़ा है, फ्लैट पड़ा है, फॉरनर का कमा रहा है, तो भैया टैक्स कौन भरेगा? तेरी तरफ से कोई इंडिया में क्या बना दे, रिप्रेजेंटेटिव असेसी। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना कोई, तो डिपार्टमेंट पता क्या करेगा, जिसको मन आएगा उसे रिप्रेजेंटेटिव मानेगा। इवन किराएदार कोई क्या मान लेगा, रिप्रेजेंटेटिव असेसी। भाई हम उसको कैसे पकड़े, वो तो फॉरेन में बैठा है, तू किराया दे रहा है ना उसका, यू विल बी ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तेरे लिंक है उससे, तू भर उसकी रिटर्न, हिसाब दे, टैक्स भर। तो कई बार एक आदमी अपनी इनकम पे नहीं भरता बल्कि किसी और की तरफ से ही भरता है। माइनर बच्चे की रिटर्न भरनी है, हाँ जी, माइनर बच्चे की रिटर्न भरनी पड़ सकती है क्या? माइनर की इनकम पे तो टैक्स लगता नहीं, लगता है कैसे? हाँ, अगर बच्चे ने मेहनत करके कमाया तो वो इनकम क्लब नहीं होती। सेक्शन 64(1)(a याद है? 64(1)(a, अगर बच्चे ने मेहनत करके कमाया उस पे टैक्स बच्चा देगा, मम्मी पापा में क्लब नहीं होगी। पर बच्चा तो माइनर है, पेन ले लिया बच्चे का, अब साइन बच्चे की रिटर्न पे उसका लीगल गार्डियन कर देगा। लीगल गार्डियन उसके पापा या मम्मी या कोई और अंकल भी हो सकता है, बच्चे के पेरेंट्स दुनिया में नहीं है, तो उसकी बिना मेहनत की कमाई पे भी टैक्स बच्चा खुद देगा। मम्मी पापा में कैसे जोड़े, वो तो दुनिया में नहीं है, बच्चा खुद इंटरेस्ट वगैरह रेंट की इनकम पे भी खुद देगा टैक्स, रिटर्न पे साइन उसका लीगल गार्डियन कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब कभी कभी रिटर्न आप खुद के लिए नहीं किसी और की तरफ से भी फाइल कर सकते हैं। जैसे बंदा एक्सपायर हो गया तो लीगल हेयर उसकी रिटर्न फाइल करेगा। माइनर बच्चे की बताया मैंने अभी, मेहनत से कमा रहे तो पेरेंट्स साइन करेंगे रिटर्न पे, ओके। और कंपनी के केस में तो मैंने बता ही दिया, लॉस ऑफ इनकम रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ओके। ऑल कंपनी को रिटर्न भरनी है, चाहे वो कंपनी खेती क्यों ना करती हो। एक कंपनी जिसका मेन पर्पस क्या था, एग्रीकल्चर, सारी इनकम एग्रीकल्चर है, और इंडिया में एग्रीकल्चर क्या है? हाँ जी आप बताओ। अगर एक कंपनी खेती करती है, बंदे लगा के बीज डाल के फसल उगाती है, और कोई काम कंपनी का नहीं है, क्या कंपनी पे इनकम टैक्स लगेगा? कंपनी ने 8 लाख रुपए कमाया खेती से, और कोई काम धंधा है ही नहीं, बीज बोया, फसल उगाई, काटी और बेच दिया, क्या ये 8 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी है या नहीं? खेती की कमाई इंडिया में माफ है। 2(1) ने एग्रीकल्चर का मीनिंग बताता है, 10(1) कहता है एग्रीकल्चर इनकम माफ है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम कंपनी की नहीं है? बिल्कुल है। क्या कंपनी को एग्रीकल्चर इनकम माफ है? बिल्कुल माफ है। तो ये एग्रीकल्चर है तो क्यों नहीं माफ होगी? बिल्कुल माफ होगी। आपको जी कुछ याद आ रहा है, बताया था, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, इवन कंपनी इज डूइंग एग्रीकल्चर, then also dividend in the hands of shareholder can't be treated as agricultural income। ये बताया था मैंने कि डिविडेंड आता है खेती वाली कंपनी से तो उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, खेती होनी चाहिए। नहीं, मेरे को फॉरेस्ट कंपनी से डिविडेंड आया, एग्रीकल्चर कंपनी से डिविडेंड आया, मेरे लिए वो क्या है? एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, मेरे लिए क्या वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। क्लियर? लेकिन पार्टनरशिप से पार्टनर को, सुनो, खेती वाली पार्टनरशिप, किसानों की पार्टनरशिप, पार्टनर को सैलरी आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए, इंटरेस्ट ऑन लोन आए, विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप से आने वाली इनकम एग्रीकल्चर है, लेकिन कंपनी से आने वाला डिविडेंड एग्रीकल्चर नहीं है। चलो और देखते हैं आगे।
वॉलंटरली तो कोई भी रिटर्न फाइल कर सकता है, रोकता कौन है? भरनी थी नहीं भरी तो एक्शन है, भरनी नहीं थी फिर भी भरी, मर्जी है। व्हाइट मनी दिखाना है कल को तो रिटर्न भर दो तो अच्छा रहता है, ठीक है। एक आदमी पता है क्या कहता है, मेरे पास किसी का फोन आया पंजाब से, कहता जी ऐसे करके 15-17 लाख रुपए हमने किसी को देने हैं, फॉरेन भेजने, कोई बच्चा जा रहा है ऐसे, तो हमने कभी रिटर्न नहीं भरी, कभी रिटर्न नहीं भरी, तो क्या ये दिक्कत है इसमें? मैंने कहा जी बिल्कुल दिक्कत है। कहता जी 2.5 लाख रुपए जब माफ है हर साल, 2.5 लाख तक रिटर्न भरनी जरूरी नहीं होती, ठीक है ना, ओल्ड रेजिम में, न्यू में 3 लाख तक जरूरत नहीं होती जीटीए। कहता है 2.5 लाख के हिसाब से हमने 2-2 लाख बचा लिया 8-10 साल में, मान लो तो 16 लाख ऐसे नहीं कह सकते। कहता है ऐसे नहीं कह सकते, 1.5 साल 2-2 लाख बचा ली हमने, 2.5 लाख तक इनकम थी और हमारी क्या होगी 2.5 लाख तक इनकम माफ थी, हमने रिटर्न भरी नहीं, इसलिए 8 साल 7 साल में पीछे हमने कमा ली, दुकान खोले तो 10 साल हो गए। चल देगा ऐसे? नहीं चलेगा। अगर रिटर्न नहीं भरी तो इनकम टैक्स मानता है जो तूने कमाए वो खा लिए, तेरे पास है ही नहीं, खर्च दिए, जीरो। अगर है तो रिटर्न भरो, कहीं सिस्टम से बैंक में जमा कराओ, रखो, दिखाओ, पड़े हैं वहां, पड़े हैं। रिटर्न भरने के बाद व्हाइट मनी तो ही बनेगी जब वो पैसा कहीं पड़ा दिखाओगे, बैलेंस शीट बनाओ, दिखाओ बैंक में पड़ा है जी हर साल इतना इतना, 2-2 लाख जोड़े जाओ, व्हाइट मनी बनती रहेगी। या किसी को लोन दिखा दो उसको दिए हुए हैं, मतलब कहने का दिखाने पड़ेंगे। और लोन चेक से देना पड़ता है आज की डेट में, ऐसे ही कह दो 16 लाख उसको लोन दिया हुआ, ऐसे नहीं, चेक से। 20,000 से ऊपर का लोन चेक से ही देना पड़ता है, कैश अलाउड नहीं, वरना जितना लोन उतनी पेनल्टी है, कैश अलाउड नहीं। इसलिए क्या है, अब पीछे क्या हुआ, एक आदमी था उसने दिखा दिया ऐसे, भाई लोन दिखा रखा है 20,000 से ऊपर अलाउड है चेक से, उसने दिखा दिया 19,000 करके 70 लोगों को दे रखा 70 लोगों को दे रखा है 19,000 करके। ये फ्रॉड है, इनकम टैक्स को सब पता होता है, ये ऐसे ही डाले हुए नाम, इसको याद भी नहीं होना 70 नाम जो ये कह रहा है मैंने लोन दे रखा है। ऐसे गली मोहल्ले वाले के लिख लिया, चिंपू लिख लिया, सोनू लिख लिया, मोनू लिख लिया, मनोज लिख लिया, राजेश लिख लिया, जो दिमाग में नाम आया लिख लिया। कहते हैं इनको 19,000 रुपये लोन दे रखा है, या लोन ले रखा है, व्हाइट मनी की जरूरत थी, लोन ले रखा है जी, उससे लिया, उससे लिया, उससे लिया, 18,000, 15,000, 14,000, 5-4 नाम डाल लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा डालोगे तो डिपार्टमेंट को सब पता है ये इसका अपना ही पैसा है, ड्रामा कर रहा है, लोन लिया है, व्हाइट मनी बनाने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं। अच्छा चलो आगे, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा फोर्थ प्रोविजो। क्या था फोर्थ प्रोविजो? सेक्शन 139(1) का फोर्थ प्रोविजो क्या था? ये कहता था कि भैया ऊपर वाली कैटेगरी से बच के 139(1), 2.5 लाख 3 लाख पार नहीं हुआ तो भैया क्या फॉरेन में कोई एसेट पड़ी है क्या जिसके बेनिफिशियल ओनर हो आप, आपने कंसीडरेशन पे किया है, साइनिंग अथॉरिटी हो या फिर उस प्रॉपर्टी के, क्यों आपको रिटर्न भरनी चाहिए। या फिर आप क्या हो, बेनिफिशियरी, उसका आपको क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी का पैसा आपने नहीं दिया लेकिन आपको उसकी क्या मिलती है, इनकम, तो आप क्या हो, बेनिफिशियरी। उस केस में भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये इनकम बेनिफिशियरी ने अपनी इनकम में जोड़ ली तो फिर ऊपर कैटेगरी में दिखा भी दी, मतलब दिखा रहे हाँ इनकम है, तो फिर ये सेक्शन लगाने की जरूरत नहीं। ऊपर वाले सेक्शन में देखो इनकम एक्सीड होती है 2.5 लाख 3 लाख से तो रिटर्न बढ़ेगा, वरना इनकम टैक्स कहता है जिनकी जमीनें फॉरेन में पड़ी हो और जिनको फॉरेन से मोटी इनकम आती हो वो लोग अगर रिटर्न ना बढ़े तो गलत है, उनको रिटर्न बढ़नी चाहिए ताकि हमें पता लगे किसको कहां से क्या आ रहा है। ठीक है, ये है भी उसकी इनकम अगर ऑलरेडी आपकी इनकम में जुड़ गई बेनिफिशियल ओनर। कहता है हाउएवर इन केस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ बेनिफिशियरी ऑफ अ सेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, return of income shall not be necessary in case where income if any arising from such asset is includable in the income of beneficial owner। वो तो यही है, एक आदमी में इनकम जुड़ेगी, अगर वो इनकम बेनिफिशियल ओनर की इनकम में जुड़ गई तो बेनिफिशियरी को कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। अब पता क्या सोच रहे हैं,
यार इस इनकम का बेनिफिट फ्यूचर में इस राम को मिलना है। वैसे वो खरीदी किसकी हुई है? अनिल की। प्रॉपर्टी किसके नाम है? अनिल। लेकिन फ्यूचर में उसका रेंट डिविडेंड इंटरेस्ट किसको आना है? राम को। लेकिन फिलहाल इस साल वो सारी इनकम किस में जुड़ गई? जो मालिक कौन है? राम। तो अनिल की इनकम में जोड़ोगे अब दोबारा? दो बार नहीं। अनिल को उस पे कोई टैक्स भी नहीं भरना, ना उसकी इनकम में वो जुड़नी। जब वो किस में जुड़ गई? ओनर में जुड़ गई, रजिस्टर्ड ओनर जिसके नाम है। तो बेनिफिशियरी में दोबारा जोड़ने की कोई कोशिश नहीं। दो दो बार दो दो इनकम में थोड़ी जुड़ेगी। एक बार जिसमें जुड़ गई दूसरे में नहीं। ओनर में नहीं जुड़ रही तो बेनिफिशियरी तेरी इनकम में जुड़ेगी। तेरी इनकम है, हिसाब दे इसका। क्लियर? तो ये सिंपल लैंग्वेज में ये सारी कहानी कहता है। अगर आप रेजिडेंट हो, अगर आप क्या हो? ओआर। एनओआर नहीं, सिर्फ ओआर। आप बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो, 139(1) से बच के रिटर्न भरनी जरूरी नहीं है। पर आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, फॉरेन में सेट है या बेनिफिशियरी हो, तो भैया तुम रिटर्न भरो। अगर 139(1) में लग गया तो फिर तो रिटर्न वैसे ही भर रहे हो। वहां से बच गए तो इसमें फंसा लो। अभी कुछ रूल और भी आएंगे। बेनिफिशियल ओनर का मीनिंग बता दिया, जिसके नाम कंसीडरेशन जिसके थ्रू पे हुआ है या वो साइनिंग अथॉरिटी है। बेनिफिशियरी जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या आनी है? इनकम आनी है, बेनिफिट आना है उस प्रॉपर्टी से। फिर मैंने 7th प्रोविजन का जिक्र किया था। क्या ये 7th प्रोविजन? अगर ऊपर वाली सारी कैटेगरी से बच गए, 139(1) भी, 4th 5th प्रोविजन से भी, ना बेनिफिशियल ओनर हो, ना बेनिफिशियरी फॉरेन असेट के, ना आपकी इनकम 2.5 लाख पार हुई, ना 3 लाख पार हुई, तो डिपार्टमेंट कहता है एक और है तेरे लिए चीज। क्या? सेक्शन 139(1) का प्रोविजन नंबर 7। क्या? अगर तूने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करवाए टोटल साल में, 1 या 2 करंट अकाउंट या 3 करंट अकाउंट में, तो आपको रिटर्न भरनी है। या आपने 2 लाख फॉरेन ट्रेवल की पेमेंट की, तो आपको क्या है? रिटर्न भरनी है, खुद की या किसी परिवार के मेंबर की। या आपका बिजली का बिल लाख रुपए से ऊपर आता है, लाख रुपए से ऊपर बिल, बहुत बड़ा बिल है, रिटर्न भरनी है। या फिर आपकी दुकान की बिजनेस वर्ड है, दुकान की सेल 60 लाख से ऊपर है साल की, तो रिटर्न भरनी है। प्रोफेशनल हो तो 10 लाख से ऊपर फीस है तो रिटर्न भरनी है। सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ऊपर जमा कर दिया, सेविंग अकाउंट में मोर देन 50 लाख जमा कर दिया, तो रिटर्न भरना जरूरी है। क्लियर? 50 लाख से ऊपर जमा करवा दे। या आपका टीडीएस कट है कितना? टीडीएस टीसीएस 25,000 से ज्यादा, सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 से ज्यादा टीडीएस टीसीएस जमा हुआ है तो रिटर्न भरना जरूरी है। अभी कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, सर बंदे का टीडीएस कटा है सिर्फ 20,000 पे, इंडिविजुअल है, 20,000 टीडीएस कटा है, क्या रिटर्न भरना जरूरी है? 20,000 पे टीडीएस कटा है, नहीं 25 नहीं है ना, नहीं जरूरी, पर भर देना। नहीं भरोगे तो रिफंड कैसे आएगा? ना भरो, कोई दिक्कत ना भरो, बैठे रहो, 20,000 गया। रिफंड लेना है तो रिटर्न भरनी पड़ेगी। वैसे बाय लो जरूरी नहीं, सरकार कहती बढ़िया पड़े हमारे पास 20,000 पे टीडीएस, क्योंकि वैसे तो टीडीएस वापिस आएगा ही नहीं रिटर्न भरे बिना। अगर तुम्हारा टीडीएस 30,000 कटा है तो सरकार कहती तुझे तो भरनी पड़ेगी भाई रिटर्न, तू तो बचेगा नहीं, भर। क्या भाई साहब टीडीएस कटा है फालतू, फिर क्या हो गया? रिटर्न भर चुपचाप, भरनी जरूरी है, क्योंकि तेरा टीडीएस कितना कटा है? 25। फाइन लगेगा नहीं भरी तो। कहते एक तो मैंने लेने हैं पैसे तुमसे, मेरे पैसे जा रहे हैं 30,000, तुम मुझे धमका रहे हो। इनकम टैक्स कहता है भैया रूल इज रूल, तेरा फायदा और नुकसान हो, तेरा टीडीएस 25 से ऊपर कटाना, तुझे रिटर्न भरना जरूरी है। ना भरने पे क्या लगेगी तेरे पे? पेनल्टी। पेनल्टी। क्लियर? ये सारा डायग्राम बना के समझा रहा है कि भाई रिटर्न भरना 139(1) में। अगर तुम ओआर हो 66 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 66 था वो बहुत पहले रेजिडेंशियल स्टेटस में, आपको 139(1) में रिटर्न भरना जरूरी नहीं, पर साल में कभी भी अगर तुम्हारा बेनिफिशियल ओनर हो, तुम फॉरेन में साइनिंग अथॉरिटी हो, या साइनिंग अथॉरिटी हो या आपने कंसीडरेशन पे किया है, या तुम बेनिफिशियरी हो फॉरेन प्रॉपर्टी के, उस केस में भी तुम्हें रिटर्न भरना जरूरी है। बट एक एक्सेप्शन है, अगर इनकम बेनिफिशियल ओनर में जुड़ गई तो बेनिफिशियरी की इनकम में ना जोड़ो, उसे कंपेल मत करो रिटर्न भरने के लिए, या इनकम में मत जोड़ो।
ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या है बता चुका हूं, कौन सी है? आम, और कोई ऑडिट नहीं, कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं, तो 31 जुलाई। सीएसए ऑडिट होती है टैक्स ऑडिट, कब? वो अलग अलग रूल है, 44 ए बी, 8-6% से कम बोला तब भी, तो उस केस में आपकी रिटर्न की डेट है 31 अक्टूबर। हर कंपनी की ऑडिट होती है ना, कंपलसरी है, तो हर कंपनी की रिटर्न की डेट क्या है? 31 अक्टूबर। हर फर्म की भी ऑडिट होती है ना, फर्म को रिटर्न भरना जरूरी है पर ऑडिट नहीं। ऑडिट तो वो सीलिंग क्रॉस करेगी 1 करोड़ वाली या जो भी, उसके अकॉर्डिंग फर्म 44 एडी ऑप्ट कर सकती है। पार्टनरशिप फर्म 44 एडी ऑप्ट कर सकती है, 8% 6% सेल का इनकम मान लेंगे। क्या पार्टनरशिप फर्म भी 44 एडी ऑप्ट कर सकती है? यस, कर सकती। कंपनी और एलएलपी ऑप्ट नहीं कर सकते। 44 ट्रकों की इनकम एस्टिमेटेड, लाइट व्हीकल 7500 रुपए महीना इनकम मान लेंगे, इससे कम बोली तो भी ऑडिट की जरूरत है। बड़ा ट्रक है 12 टन से ज्यादा ग्रॉस वेट, तो 1000 रुपए पर मंथ पर टन के हिसाब से इनकम, उससे कम बोली तो क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट। ऑडिट करवानी पड़ रही है आपको तो फिर क्या है? 31 अक्टूबर। और कई सेक्शन में भी ऑडिट है, 35 एडी लेनी है तो 80 डबल ए लेनी है तो सीएसए करवाओ कंफर्म। तो ऑडिट की जरूरत है, टैक्स ऑडिट की सीएसए, तो फिर क्या है लास्ट डेट? 31 अक्टूबर। ऑडिट कर देगा 30 सितंबर, रिटर्न भर देना 31 अक्टूबर। बट जिनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो कब तक बढ़ेंगे? 30 नवंबर तक। सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट 139(1)(c) चाहे तो कुछ इनकम ग्रुप के लोगों को रिटर्न भरने से माफ कर सकती है। ऑफिशियल गजट में दे दे कि यार तुम सीनियर सिटीजन हो, चलो छोड़ो, तुम्हारी इनकम अगर इतनी है, इससे कम है तो भी टैक्स ना, रिटर्न ना भरो। टैक्स तो नहीं छोड़ेगी कभी सरकार, टैक्स बढ़वा लेगी, कहेगी चल रिटर्न ना भरो। अगर सरकार चाहे तो किसी खास कैटेगरी के लोगों को टाइम टू टाइम क्या दे सकती है? रिटर्न भरने से एग्जम्पशन, 139(1)(c। याद रखना, रिटर्न भरने से माफ कर सकती है, टैक्स से नहीं। टैक्स तो भरवा लेगी कि चल तू टैक्स भर देगा, अच्छा टैक्स तो भरना पड़ेगा, मैंने सोचा माफ हो क्या? नहीं, वो तो हम छोड़ेंगे नहीं, पर तू रिटर्न ना भर, कोई बात, टैक्स दे दे, खासकर बुजुर्ग लोगों को। और ऑडिट केस 31 अक्टूबर बता चुका हूं। जैसे 10AA तो अपन ने नहीं पढ़ी, लेकिन 80JJA पढ़ी है ना। 35 एडी लेनी है तो भी सीए का सर्टिफिकेट लगाओ। तो रिटर्न की डेट, पार्टनर वाला मैं बता चुका हूं, पार्टनरशिप की ऑडिट होती है तो पार्टनर की रिटर्न की लास्ट डेट भी क्या हो जाएगी? 31 अक्टूबर, अगर आप वर्किंग पार्टनर हो। अगर आप स्लीपिंग पार्टनर हो तो सीधा ही पिक्चर क्लियर है, अलाउड है ही नहीं। फिर आपकी डेट, रिटर्न की डेट 31 जुलाई है। पढ़ा था। फर्म की, पार्टनर, वर्किंग की अगर 31 जुलाई हो जाएगी, अगर ऑडिट फर्म की नहीं होती तो। और अगर आपने रिटर्न भरने में लिमिट के अंदर गलती की तो आपको 234A सेक्शन का क्या लग सकता है? इंटरेस्ट। भैया आप टैक्स देने में लेट हो गए, आप पे 1% महीने का इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ, यानी साल का 12। एक महीना 4 दिन लेट हो गए रिटर्न भरने के तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगा देते हैं वो। पार्ट ऑफ द मंथ क्या मान लिया जाता है? फुल मंथ। अगर 31 जुलाई को आपने रिटर्न भर के टैक्स जमा करवाना था, 31 जुलाई 24 को, आप 4 सितंबर को करवा रहे हैं, कितना लेट हो गए आप? कितना लेट हो गए? वैसे तो 1 महीना और 4 दिन, लेकिन इनकम टैक्स कहता है हम तो 1 दिन को भी महीना गिनते हैं। तेरे टैक्स पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 2 महीने का 12%। मान लो इसका टैक्स बनता था 8,000 रुपए, तो भैया इंटरेस्ट कितना लगेगा? 8,000 का 12% पर annum, 2 महीने का कितना बन जाएगा? 160। क्या था? बस 160 ही देने हैं क्या? नहीं, पेनल्टी लग गया। ये क्या है? इंटरेस्ट। 234F तेरा इंतजार कर रहा है 5,000 पेनल्टी के लिए।
5,000 क्या लग सकती है, इसे पेनल्टी की जगह फी वर्ड लगा दो, फी वर्ड है, फी क्या पेनल्टी क्या एक ही बात है। 5,000 लास्ट डेट निकल गई, उसके बाद रिटर्न भरवा लेंगे, शुक्र कर भरवा लेंगे। कहता है एक डेट 31 दिसंबर तक तो तू धक्के खाएगा, हम रिटर्न भी नहीं भरवाएंगे। कहते पेनल्टी और ले लो, कहते नहीं बस इसके बाद नहीं। यानी 31 जुलाई या 31 अक्टूबर निकल गई। नो ऑडिट केस में क्या, ऑडिट केस में क्या, प्रीवियस ईयर 23-24 की रिटर्न कह लो, या असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न। असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर के बाद किसी हाल में नहीं जा सकती। 31 ये डेट निकल गई पास्ट। अब आप 31 दिसंबर 24 तक फाइल कर लो, बस बिलेटेड रिटर्न। 31 दिसंबर 24 के बाद तो भैया कोई नहीं तेरी हेल्प कर सकता, लास्ट डेट। और ये भी क्या है, 5,000 फाइन के साथ, ये भी 5,000 फाइन के साथ है। और अगर तेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, 1,000 रुपए में चला देंगे, चल कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी इनकम 4 लाख है, रिटर्न भरना जरूरी है, हाँ ओल्ड रिजीम में भरी नहीं। कहते 87A ने टैक्स जीरो कर दिया, मैंने सोचा कुछ भरना ही नहीं, भैया टैक्स जीरो हो गया, 87A मिल गई तेरे को ओल्ड में, रिजीम में, न्यू में तो 25,000 तक मिल जाती है, 7 लाख तक। ओल्ड रिजीम में 12,500 तक मिल गई। 4 लाख इनकम थी, 87A मिल गई और टैक्स बन गया जीरो। पर तेरी इनकम 2.5 या 3 लाख से ज्यादा है भाई, यू हैव टू फाइल रिटर्न। नहीं भरी, क्या नहीं भरी, कहता आजा फिर 1,000 रुपए फाइन के साथ आजा, 31 दिसंबर तक भर दे। कितने के साथ, 1,000 रुपए फाइन के साथ, क्योंकि इनकम तेरी 5 लाख से कम है। अगर तेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो फाइन पता कितना है, 5,000। और फाइन के साथ भी शुक्र करो रिटर्न भरी तो जा रही है, ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास। क्या है, 31 दिसंबर। कहता अगर वो निकल गई फिर कोई तरीका है, कहता कोई तरीका नहीं है, फिर तो हम आएंगे तेरे पास एक्शन लेने, ठीक है। वैसे सरकार ने एक तरीका दिया है, एक अपडेटेड रिटर्न आ गई है, ITRU अपडेटेड रिटर्न। सरकार कहती है कि भूलभाल क्या तू भाई, कोई बात, टैक्स देना है आजा, टैक्स देना है तो आजा, ले लेंगे, फाइन लग जाएगा लेट होने का, पेनल्टी विद टैक्स और ले आ। क्या नहीं जी टैक्स तो नहीं है मेरी जीरो वाली, क्या फिर रहने बैठा रहे, नहीं लेते। यानी अपडेटेड रिटर्न यू फॉर्म यू ITRU कब भरवाएंगे हम, 31 दिसंबर के बाद। अगर किसी ने टैक्स देना भूल गया, सरकार कहती भूल गया, आ जा भाई ले आ टैक्स। क्या नहीं सर लॉस है मेरे को, लॉस की रिटर्न भूल गया, लॉस कैरी फॉरवर्ड करना रह जाएगा मेरा, ITRU भरूं, कहते ना कुछ देना है तो आजा, टैक्स देना है तो आजा, फाइन भी ले लेंगे तेरे से, ठीक है, लेकिन ऐसे तेरी रिटर्न नहीं भरवाएंगे। चलिए आपको जी मुझे भी क्या पड़ी है रिटर्न भरूं, नहीं भरी रहेगी। कई बार क्या लॉस करने कैरी फॉरवर्ड भूल गए, ठीक है ना, भरनी जरूरी है, कल को कोई एक्शन हो जाए, कोई नोटिस कट जाए, उसका डिटेल मांग के बैठ जाए आपसे कि तूने भरी क्यों नहीं रिटर्न, भरो। अगर भर रहे हो तो भरते रहो, सही रहता है। यानी अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लो ना आप अपनी ओर से, नहीं तो शक की नजर से देखा जाएगा आपको। बस नहीं भरोगे तो आप पे डिपार्टमेंट को क्या होगा, शक भी, पता नहीं क्या क्या कमाए बैठे है, लिख के भी नहीं देगा इस बार। ये चीज लो जी 234F क्या कहता है, फीस या पेनल्टी, लास्ट डेट निकल गई 31 जुलाई या ऑडिट केस में 31 अक्टूबर। ऐसे अगर तुम्हारी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आ जा भैया भर ले रिटर्न, क्योंकि तुझे भरना ही जरूरी नहीं है। तेरे पे फाइन कैसे लगाएं, एक बंदे की ग्रोस टोटल इनकम बिफोर एनी एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन 2,20,000 है, क्या उसे रिटर्न भरना जरूरी है, वो एग्जम्प्ट है, 2.5 लाख से नीचे है, पर देन ऑल्सो ही इज इंटरेस्टेड टू फाइल रिटर्न, लास्ट डेट निकल गई, कोई नहीं भर ले यार, तू ऐसे ही भर ले, 31 दिसंबर तक तू ऐसे ही भर ले बिना फाइन, क्योंकि तू ना भी भरे तो हम तेरा क्या बिगाड़ लेंगे, तू माफ है। बाकी भरना चाहता है भर ले बिना फाइन, क्योंकि वैसे ही माफ है तेरे को, तो हम वैसे ही नहीं कह सकते। लेकिन अगर तेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है विद फाइन,
कितना फाइन? 5,000, या 5 लाख से ऊपर नहीं है तो 1,000। और टाइम मैक्सिमम कितना है? 31 दिसंबर। 5,000 1000 में चला देंगे अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है तो देखो इस चीज को ध्यान से पढ़ना। इस रिटर्न को क्या बोला जाएगा? अपा किसी को बर्थडे विश नहीं करते तो बिलेटेड बर्थडे विश करते हैं ना। रिटर्न भरने की लास्ट डेट निकल गई तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर लो। क्या बिलेटेड रिटर्न यानी ड्यू डेट के बाद भरी जा रही है 31 दिसंबर तक, असेसमेंट ईयर के 31 नवंबर तक। 23-24 वाला प्रीवियस ईयर है तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा है? 24-25 की 31 दिसंबर। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा। अगर ऑडिट केस है तो टाइम कितना मिल रहा है? 31 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, 31 जुलाई वाले को तो फिर भी 5 महीने मिल रहे हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि ऑडिट वाला रिटर्न भरनी भूल जाएगा। जिसकी सीए से ऑडिट होगी हो तो वो सीए भर देगा तो उसकी रिटर्न साथ ही। ऑडिट में सारा कुछ हो तो क्या, अब कुछ करना ही नहीं, अब तो बस 5 मिनट लगा के रिटर्न फाइल करनी है। पर फिर भी भूल गया बाय चांस तो भैया 31 दिसंबर का टाइम है। किसने कहा? पुराने जमाने की बात कर रहे हैं आप। 3 साल की इकट्ठी रिटर्नें पहले जाया करती थी, अब नहीं जाती। अब खेल बैंड बज गया अब सारी चीजों का। अगर कोई दे रहा ना 3 साल की इकट्ठी रिटर्नें भर के चेक कर लेना, वो अपने कंप्यूटर में बना के दिए जाता है, डिपार्टमेंट में नहीं जा रही। मेरे पास एक बंदा आया था, कहता जी वो कोई बंदा भर रहा है हनुमानगढ़ में। मैंने कहा भाई चेक कर लेना, वो तेरे को कंप्यूटर निकाल के एडिट करके तेरे को वो दे देगा। वो इनकम टैक्स में रिटर्न नहीं जा रही तेरी, बता रहा हूं, क्योंकि इनकम टैक्स में तो पिछले 3 साल की रिटर्न जा ही नहीं सकती। एक जा रही है रिटर्न अपडेटेड, वो पिछले इस साल और पिछले की चली जाएगी, लेकिन वो महंगी पड़ेगी, उसमें फाइन भी है प्लस टैक्स भी भरना पड़ेगा। वो लीगल तरीका है। 3 तो वो भी नहीं है, 2 साल, और वो भी अपडेटेड है। गलत है, वो पंगे वाली है। सिंपल रिटर्नें पहले जाती थी 3-3 साल की, एक करंट ईयर और 2 पिछली, सब खत्म कर दी गई हैं। कोई जमाना था रिवाइज रिटर्न जाती थी, बिलेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर खत्म होने के 1 साल तक। और कहां ये असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहली डेट खत्म कर दी 31 दिसंबर। आज से 2-3 साल पीछे चला जाऊं तो बिलेटेड रिटर्न कब तक जाती थी? 31, ये असेसमेंट ईयर 24-25 खत्म हुआ ना, 23-24 की रिटर्न, उसके भी 1 साल और आगे, यानी 31 मार्च 26 तक। उससे घटा के फिर सरकार ने असेसमेंट ईयर के एंड तक लाए कि भाई प्रीवियस ईयर 23-24 की कब तक जाएगी? मार्च 24 तक। उससे घटा मार्च 25 तक, उससे घटा के अब 3 महीने और जल्दी कर दिया, 31 दिसंबर तक ले आए बस। उसके बाद रिटर्न नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ कंपनी। अगर टर्नओवर 1 करोड़ से कम है कंपनी की, बोलो जी कब बढ़ेगी? अगर कंपनी की सेल 1 करोड़ से कम है तो 31 अक्टूबर, क्योंकि कंपनी की हर हाल में क्या होनी है? ऑडिट। चाहे सेल कितनी भी कम क्यों ना हो, ऑडिट कंपलसरी है कंपनी को। इसलिए कंपनी की लास्ट डेट तो क्या रहेगी? 31 अक्टूबर। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो 30 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स बताना। कह रहे पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलबी, कहता है ड्राइव लॉस नीड नॉट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। कहता है पार्टनरशिप और एलएलपी लॉस में है तो रिटर्न भरना जरूरी नहीं, गलत कह रहा है। इनको रिटर्न भरना क्या है? फॉल्स। रिटर्न भरना जरूरी है। लॉस हो चाहे पार्टनरशिप और एलएलपी को रिटर्न भरना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मिस्टर संबित सुपर सीनियर सिटीजन है। मिस्टर संबित सुपर सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज क्या है? 80 साल। ठीक, सुपर इसलिए कहते हैं, सीनियर का भी सीनियर है 80 साल। वैसे हमारी लैंग्वेज में ऐसा कोई वर्ड नहीं आज की डेट में सुपर सीनियर सिटीजन, बस 80 ईयर प्लस वाला पर्सन है। कहते ही अपनी ग्रोस टोटल इनकम कितनी बता रहा है? 570। 80 से यू कितनी मिल रही है इसको? 23-24 में 80, तो टीआई कितनी होगी टैक्सेबल इनकम? 490। क्या रिटर्न भरनी है? यस, क्योंकि हम जीटीआई देखते हैं। तुम बुजुर्ग हो तो जीटीआई देखेंगे ऑप्शनल रिजीम में, और अगर तुम न्यू रिजीम में आ गए तो कोई फायदा नहीं बुजुर्ग होने का।
3 लाख का ही रूल है वहां, तो 3 लाख ही माफ होगा। उम्र का फायदा किसमें है? ऑप्शनल रिजीम में। क्लियर? तो बढ़नी जरूरी है। मन ऑप्शनल रिजीम के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा है वो, क्योंकि अगर न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग करूंगा तो फिर तो हर हाल में बढ़नी है। टीआई देख लो तो भी भरनी है फिर तो, 3 लाख से ऊपर। ऑप्शनल में बात कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन पे आना। टाइम लिमिट बनाओ। मिस्टर ए की टर्नओवर 1.5 करोड़ है, 90 लाख कैश है, बाकी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू है, 1.5 करोड़ की सेल है। कह रहे वेदर और नॉट ऑप्टिंग टू ऑफर प्रेजेंटिंग इनकम अंडर सेक्शन 44AD ऑन अक्टूबर 24, गिव रीजन वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। ऐसा है, अगर आपकी टर्नओवर कितनी है, अगर 1 करोड़ से नीचे हो तो क्या होती है? 31 जुलाई। 1 करोड़ से ज्यादा तो ऑडिट हो जाएगी, बट 2 करोड़ तक तुम क्या ऑप्ट कर सकते हो? 44AD। 44AD ऑप्ट कर ली, 8% और 6%। कैश वाले में 8%, 90 लाख रुपए पे, और 60 लाख पे क्या हो जाएगा? 6%। वो टैक्स भर दो, कोई ऑडिट की जरूरत नहीं। फिर आपकी डेट क्या होगी रिटर्न की? 31 जुलाई, क्योंकि तब आपकी ऑडिट की जरूरत नहीं होगी। 44AD ऑप्ट कर लिया अगर आपने, 1.5 करोड़ रुपए तक कोई चक्कर नहीं है, ऑडिट की जरूरत नहीं है। बस 8% 6% टैक्स भरो 31 जुलाई तक, बस। अगर तुमको 8 और 6% से कम इनकम है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, और आपकी रिटर्न की डेट 31 अक्टूबर तक चली। ये क्यों होता है? सीए भी तो टाइम लेगा चेकिंग में, वो सारे खाते चेक करेगा, चेक करके ही फिर अपनी रिपोर्ट देगा, फिर आप रिटर्न भरोगे, तो उसमें टाइम तो चाहिए। क्लियर? तो वो बात है भाई, अगर आपको 44AD ऑप्ट नहीं करोगे तो 1 करोड़ से ऊपर तो फिर ऑडिट हो जाती है, और फिर आपकी रिटर्न की लास्ट डेट क्या हो जाएगी? 31 अक्टूबर। अगर इसने 44AD ऑप्ट ना किया तो 1 करोड़ के बाद क्या है? ऑडिट कंपलसरी है, फिर तो 31 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। मिस्टर ए की एज कितनी है? 62 साल। मिस्टर ए की एज कितनी है? 62 साल। बिजनेस की इनकम कितनी? 270। अदर सोर्सेज की इनकम कितनी? 30। देखो, बिजनेस की इनकम 270, अदर सोर्सेज की इनकम कितनी? 30। 270 और 30 कितना हो गया? बिजनेस की 270, अदर सोर्सेज की 30, कितनी होगी इनकम? 3 लाख। सेल कितनी है इसकी? 2 करोड़। एटीसी से यू कितनी मिल गई? 90। अच्छा, पीजीबीपी बोलना। 270। अदर सोर्सेज कितनी है? जीटीआई कितनी आ गई? 80C से यू कितनी मिल गई डिडक्शन? 90। टीआई कितनी आ गई टैक्सेबल इनकम? 210 आ गई टैक्सेबल इनकम, आ गई 210। अच्छा, और भी है क्या? अच्छा अच्छा, नीचे है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का पड़ा है? 50। ऊपर ही लिख लो, स्पेस नहीं है नीचे, यहां लिख लेता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? ये अंडर सेक्शन 112A एसटीटी पेड वाला। तो इनकम बढ़ के कितनी होगी? यहां इनकम होगी 3.5 लाख। 90 कम करो, 2 लाख। 260 देखता हूं। बंदे की एज कितनी है? 62। एज है बंदे की ओवर 60 ईयर, अगर मैं ओल्ड रिजीम की बात करता हूं, क्योंकि न्यू रिजीम में तो एज का चक्कर ही नहीं है ना, 3 लाख का रूल है। अगर कुछ नहीं लिखा, मैं ऑप्शनल रिजीम मान के चलता हूं। लिखा है वैसे इसने, देखो नीचे। एग्जामिन करो क्या एक और रिटर्न भरनी है? अगर ऑप्शनल रिजीम में बात करो, इंडिविजुअल है ये ऑप्शनल रिजीम। हाँ जी बोलो, भरनी है, रिटर्न फाइल करनी है। यस, रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि हम क्या देखते हैं? जीटीआई। बुजुर्ग है तो भी ओवर 3 लाख है, बुजुर्ग है तो भी इनकम क्या है? ग्रोस टोटल इनकम अबव 3 लाख है, तो रिटर्न भरना कंपलसरी है 1391 के अकॉर्डिंग। यस, कंपलसरी रिटर्न, कंपलसरी रिटर्न रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है ना? बोलो, रिटर्न भरनी पड़ेगी।
क्योंकि इनकम इसकी 3.5 लाख है, 3 लाख से ज्यादा है। और अगर ये कंपनी होती फिर तो इनकम बता ही क्यों रहे हो? अगर ये कंपनी इंडिविजुअल नहीं तो इनकम बताओ ही ना, फिर तो हमेशा ही रिटर्न भरना जरूरी है। ये देखो, अगर ये कंपनी है तो लॉस इनकम कुछ ना देखो, हमेशा ही रिटर्न भरना जरूरी है। इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया थोड़ा। अगर वाई कहता है बिजनेस की इनकम 240, अदर सोर्सेज 35, 240 और 35 275, ठीक, और पिछले साल का लॉस चला आ रहा है 2 लाख, कट जाएगा बिजनेस से, बिजनेस का लॉस कट जाएगा। बोलो जी, पीजीबीपी कितनी है करंट ईयर की? 240। इसमें से क्या कट गया? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कट गया, पिछले वाला कितना कट गया? तो पीजीबीपी कितनी आ गई टैक्सेबल? 40। अदर सोर्सेज कितनी आपकी? तो अपनी जीटीआई कितनी आ गई? 75। वैसे इनकी सेल है 25 लाख, यानी कोई ऑडिट केस तो है नहीं ये, ठीक है ना। ऑडिट केस होता तो ऑडिट करवा के रिटर्न भरना जरूरी होता, ऑडिट केस है नहीं, सेल बेकार है। तो आप देखो इनकी इनकम कितनी आ रही है? 75 जीटीआई, तो ये बच जाएगा, इसको रिटर्न भरना जरूरी नहीं, क्योंकि इनकम 2.5 लाख से नीचे सिर्फ 75,000 सारे सेटअप होने के बाद। समझा? ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ दिया था, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट वाला, माफ है। तो इनकम बची कम, 2.5 लाख से कम रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। ये देखना, अच्छा क्वेश्चन है। राघव की उम्र कितनी है? 59 ईयर, पेंशनर है, रिटायर्ड आदमी है, ये पेंशन खा रहा है बस। राघव, इसकी पेंशन की इनकम कितनी है? पेंशन कितनी मिली? 1.25 लाख। एफडी का ब्याज 45,000। इसने एक जमीन बेच दी, प्लॉट बेच दिया 20 लाख का, और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 18 लाख। अच्छा, उसकी कॉस्ट सिर्फ 2 लाख बनी इंडेक्स कर करके। 20 लाख रुपए का प्लॉट बेचा, सोल्व करके दे रहा है, कैपिटल गेन कितना आ गया उस पे? 18 लाख। और उसने इन्वेस्ट कर दिया घर में 100% एग्जम्पशन लेने के लिए 54F, यानी 18 का 18 माफ हो गया। उसने पक्का घर कितने का खरीदा होगा? 20 लाख, क्योंकि 54F पता क्या कहती है? जितना सेल है उतना ही नए घर में लगाओ। 20 लाख का बेचा, 20 लगाओ, लगा दिए, 18 लाख क्या हो गया? माफ। वैसे इसकी इनकम बताना, पेंशन कितनी है इसकी? पेंशन रिसीव 1.25 लाख, इसमें से 16 एक की क्या दे दो? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50, पेंशन सैलरी में आती है, तो कितनी होगी सैलरी इसकी टैक्सेबल? अदर सोर्सेज बोलो कितनी? 75। बोलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 18। उस पे क्या मिल गई? 54F 18। इसकी जीटीआई कितनी आई? बोलो बोलो, जीटीआई कितनी आई? 1.20। क्या इसे रिटर्न भरना जरूरी है? जरूरी है। क्या बोला था? बिना एटीसी से यू और बिना कैपिटल गेन की एग्जम्पशन, यानी फॉर सेक्शन 139(1). अगर 139(1) के एंगल से सोचूं तो इसकी जीटीआई क्या है? जीटीआई बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एंड बिफोर कैपिटल गेन एग्जम्पशन। बोला था ना 54BDEF ना मिली हो, ठीक, यानी इसकी इनकम 75, 45, ये सैलरी, ये अदर सोर्सेज, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 18। इसकी इनकम 19,20,000 जीटीआई मानो, जीटीआई अंडर सेक्शन 139(1). उस एंगल से देखो ना, बिना एग्जम्पशन कैपिटल गेन के, तो ये बहुत ज्यादा इनकम है। यस, अंडर सेक्शन 139(1) क्या इट इज? इसे रिटर्न भरनी पड़ेगी।
रिटर्न भरनी पड़ेगी। सही है। चलो, इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में पढ़ लेंगे डिटेल में, वैसे ब्रीफ में। वन जाता है सैलरी वालों का, छुटपुट अदर सोर्सेज है तो चलेगा। जो लोग नौकरियां करते हैं, बिल्कुल छोटा सा 2 पेज की इंफॉर्मेशन है बस। कौन सा फॉर्म भर दो? ITR 1। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, अदर सोर्सेज में कोई बैंक का थोड़ा बहुत ब्याज है, सेविंग अकाउंट का कोई चक्कर नहीं, अदर सोर्सेज। लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो कौन सी रिटर्न भरो? ITR 3 जाएगी। क्लियर? 4 सुगम फॉर्म 44 AD ADA AE वाले क्या भरते हैं? ITR 4। अगर आपकी इनकम प्रोप्राइटरी बिजनेस जो है 44 AD में कवर है आपका, या 44 ADA में क्या था, प्रोफेशनल वाली 50% इनकम, या 44 8 ट्रकों की इनकम, तो आप कौन सा फॉर्म भरो? सुगम, हिंदी का वर्ड सुगम, आराम से भर दो जी, कोई टेंशन नहीं। सुगम फॉर्म ITR 4। इसमें डिटेल कम मांगती है सरकार। कहता बंदे ने अकाउंट ही नहीं बनाए, 44 AD भर रहा है, डिटेल क्यों दे? वो डिटेल ही होती तो 3 भर लेता। वो क्या था 44 AD? याद करो, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अकाउंट, कोई अकाउंट की जरूरत नहीं, सीधा सेल पे क्या भर दो? टैक्स। ट्रक है, 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए, 10 से कम ट्रक है 44 AD पर ट्रक इनकम मान लो। हाँ, फॉर्म के नाम है सुगम, ITR फॉर्म का नाम है, वैसे ही रख रखा है चकमा देने के लिए। सुगम 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 कुछ नहीं होता, इनकम टैक्स का फॉर्म है ये। और इसमें क्या मांग ही नहीं सकते तुम, ज्यादा मांगोगे क्यों? अगला कहता है मैंने अकाउंट ही नहीं बनाए। जब अकाउंट ही नहीं बनाए तो बैलेंस शीट कहां से चिपकाऊंगा? है ही नहीं। तो वो कौन सा फॉर्म भरेगा? 4। अगर आप वो 8% 6% वाला केस ऑप्ट नहीं करते, ट्रकों की इनकम ऑप्ट नहीं करते, सिंपल अकाउंट बना के रिटर्न भरना चाहते हो, या आपकी ऑडिट हो रही है तो रिटर्न भरना चाहते हो, तो कौन से फॉर्म पे आ जाओ? सबसे बड़ा फॉर्म, फॉर्म नंबर 3। बहुत बड़ा फॉर्म है, 40-50 पेज का फॉर्म है, डिटेल भरवाएगा सारी। समझे? चलो, ITR 5 किन के लिए जाता है? फॉर्म AOP लोकल अथॉरिटी के लिए, फर्म पार्टनरशिप फॉर्म AOP लोकल अथॉरिटी के लिए फॉर्म 5। आप 4 पार्टनर हो, मिलजुल के बिजनेस करते हो, कौन सा फॉर्म भरेंगे? 5। अगर आप 6 भरोगे, अगर कंपनी हो, चैरिटेबल कंपनी है तो 7 भरो, बाकी आम कंपनी कौन सा फॉर्म भरेगी? 6। चैरिटेबल वाले सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट वगैरह, ये सारे कौन सा फॉर्म भरते हैं? 7। चैरिटेबल सोसाइटी, चैरिटेबल कंपनी सेक्शन 8 वाली, समाज सेवा वाली, ट्रस्ट हो गए, पॉलिटिकल पार्टी होगी, कौन सा फॉर्म भरते हैं? माफ मूफ वाले 7। आम कंपनी कौन सा फॉर्म भरती है? चैरिटेबल नहीं है, 6। आम फर्म कौन सा फॉर्म है? OP लोकल अथॉरिटी 5। 4 44 AD ADA और AE ऑप्ट करने वाले सुगम फॉर्म भरते हैं। 3 जिनका खुद का प्रोप्राइटरी बिजनेस है और 44 AD AE ऑप्ट नहीं किया है। 3 2 रह गया 2, आपका बिजनेस के अलावा और भी कमाइयां है, बिजनेस नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस है तो तेरे लिए फॉर्म कौन सा बना है? 3 या 4? 3 डिटेल में, 4 सुगम, 44 AD AE। 2 में कौन बनेगा? जिसकी बिजनेस छोड़ के सैलरी के अलावा भी कमाइयां हैं। अगर सिर्फ सैलरी, थोड़ा बैंक का ब्याज है तो 1 भर दो ना। पर मैं कह रहा हूं मेरे तो 1-2 घर भी हैं, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन भी आया है, पर सर मैं कोई बिजनेस नहीं करता। नहीं करता ना बिजनेस? मैंने कहा नहीं करता। सैलरी कमाता है? मैंने कहा नौकरी करता हूं। मकान किराए पे चढ़ा रखा है, दुकान। एक आधा कैपिटल गेन भी आया, कहता फिर 2 में आ जा तू। सैलरी में नहीं लेते तेरे से, 1 नहीं लेते हम, क्योंकि 1 तो सिर्फ कब है? जब तू सिर्फ सैलरी कमाता हो। तू तो कैपिटल गेन कमा रहा है, हाउस प्रॉपर्टी कमा रहा है, अदर सोर्सेज, लॉटरी भी लगी है तेरी, सुना है? मैंने कहा, कहता फिर 2 में भर दे। 2 6-7 पेज का है, और 3 में फंस के ना तो 40-50 पेज का है। 3 में तो जो मर्जी आने दो, इंडिविजुअल HF की जैसी मर्जी कमाई हो, 3 में आ जाओ। कई अकाउंटेंट है सिरसा में, सैलरी वाले का भी 3 भर देते। क्यों भर रहे हो? क्यों भर रहे हो? जितनी कम इंफॉर्मेशन सरकार को दो उतना ही अच्छा। जब है ही सैलरी, थोड़ा बहुत बैंक का ब्याज, क्यों पंगा ले रहे हो? 3 का बड़ी डिटेल मांगेगा वो, कल को बैलेंस शीट मांग के बैठ गया, फिर क्या करोगे? क्योंकि 3 पे तो बैलेंस शीट मांगेगा, और नालायक अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट बना भी देनी है।
मेरे को कह रहा था एक बार एक बंदा, कहता जी सर आपने बैलेंस शीट नहीं बनाई मेरी। भैया तू नौकरी करता है, तेरी बैलेंस शीट किसने, पागल ने कह दिया बैलेंस शीट बनेगी? बैलेंस शीट तो किसकी बनती है? बिजनेसमैन की। वो पता है क्या करता है, बंदे को नॉलेज होती नहीं अकाउंटेंट को, वो सैलरी ना P&L का डाटा ना उसमें भर देता है। सैलरी क्या दिखा देता है? रिसीट, बिजनेस की रिसीट। थोड़े खर्चे डाल के सैलरी किस में चक देता है? फॉर्म नंबर 3 में बैलेंस शीट और बना देता है। कल को मारा जाएगा तो कौन मारा जाएगा? क्लाइंट। इतने मूर्ख हैं लोग, और वो अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए कहीं इधर उधर पहुंच जाते हैं। एक मेरे पास ऊपर आरओ लगा है घर में भी। जैसे एक ना आजकल बाजार में कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइप कर लेते हैं कि भैया आरओ एक है तो इतने पैसे दो है, साल में कुछ भी इसका खराब हो, सर्विस हो, बस हम अपने आप करेंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो, अपनी टेंशन खत्म। एक बार पैसे दे दिए, फोन मारो, गला ठीक कर देगा। तो आरओ वाला बंदा था, सही था, काम बढ़िया था उसका। मेरे पास आया एक दिन, कहता जी रिटर्न कन्वर्ट करवानी है। मैंने कहा रिटर्न कन्वर्ट करवानी है मतलब? कहता जी मुझे किसी ने कहा सीए सब कुछ कर सकता है, तो सीए के पास जा, रिटर्न भरी हुई है पर ये कन्वर्ट करवानी है। मैं क्या हो गया? कहता जी देखो, मैं देख के हंस के पागल हो गया। उस बंदे का काम था आरओ की पार्ट बेचना, आरओ की सर्विस करवाना, इट्स द बिजनेस। ये क्या है? बिजनेस। वो किसी एडवोकेट के पास पहुंच गया जिसको खुद इतनी नॉलेज नहीं थी, उसने उसकी ITR1 भर दी। उस एडवोकेट ने क्या भर दी? ITR1। सवाल ये ITR1 कैसे बढ़ी? सैलरी तो आती नहीं। वो पूछता है कहां नौकरी करता है, उसमें ना एक कॉलम होता है अदर इनकम। जो ITR1 है ना, उसमें सैलरी तो पूरी भर दो, सैलरी पूरी भर के अदर इनकम होती है, अदर सोर्सेज की छोटी मोटी इनकम। ये पता क्यों बढ़ाया? मान लो कुणाल नौकरी करता है, 10 लाख रुपए सैलरी है इसकी, बढ़िया तरीके से मंथली सैलरी बढ़िया आती है, ठीक है। थोड़ा बैंक में पड़े सेविंग अकाउंट पे क्या लग गया? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, तो हेड इसका फॉर्म बदले तो अच्छी बात नहीं है। मामूली तो इनकम है सेविंग की, चलो यार तू 1 में अदर इनकम में लिख दे सेविंग की। उन्होंने पता क्या कि उसके बिजनेस की अदर इनकम लिख के पैन नंबर भर के रिटर्न फाइल कर दी। कहता ना P&L का डाटा दिखाना, ना सेल, ना परचेज, इनकम की रिटर्न भरनी है, अदर इनकम में भर दी उसकी 2.5 लाख 240 जो भी है, रिटर्न भर दी। अब जब बैंक से लोन लेने गया, बैंक कहता है ये क्या है? ITR1 तो किसके लिए होता है? सैलरी के लिए। तू तो किस चीज पे लोन लेना चाहता है? बिजनेस की लिमिट लेना चाहता है, CC लिमिट। तो बता तेरे बिजनेस इनकम कहां है? कि यही है। का ये तो सैलरी की इनकम का फॉर्म है, ये नहीं मानेंगे हम। ITR3-4 लेके आ, बिजनेस करता है तुम। फिर अब वो क्या करे? अब रिटर्न ये तो चीज ही और होगी ना। कहता जी सीए के बाद सीए क्या करेगा जब सिस्टम ही नहीं है? तेरी रिटर्न गलत होगी, रिवाइज फाइल कर सकता है, फॉर्म ही और भर रहा है। ये गलत है। बड़ा कुछ हो रहा है सोसाइटी में, इस तरह से चले जा रहा है, जिसके जो सेट आ गया वो लपेटे जा रहा है। ये फोटोस्टेट वाले रिटर्न बन रहे हैं। फोटोस्टेट पता नहीं, बस भरे जाओ, कहता है बाद में देखेंगे, इसको जो दिक्कत आएगी निपटता रहेगा अपने आप, फिर उठा के किसी नॉलेज वाले के पास ले जाएंगे अपने आप। ऐसा ही सिस्टम है। डॉक्टर वाली हाल है। डॉक्टर कहता है पेशेंट आ गया, डालो अंदर, 4 दिन इसको अंदर डाल के इसका बिल बनाओ, बाद में दिक्कत होगी कहते हैं ले जाओ जी, अब तो बाहर ले जाओ मेडिकल में। यही होता है। 4 दिन तो पैसे खाता है, पहले ही रेफर कर दे, तेरे बस का नहीं है, बंदा बच तो जाएगा। 4 दिन एक्सपेरिमेंट करता रहता है, बाद में कहता फटाफट ले जाओ, बस ले जाओ। उसको पता है डेथ होगी, मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब होगा। चलो देखना इसमें, ये सारे फॉर्म जाते हैं। ये एग्जाम में नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए बताया पता तो कौन सा फॉर्म किसके काम आता है। ये सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा, ना ICI की बुक में है, सिर्फ नॉलेज के लिए। हाँ जी, अब देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है रिटर्न में? हाँ, आजकल सब कुछ क्या है? ऑनलाइन। बढ़िया ना। पहले क्या होता था, हम लोग मैनुअली रिटर्न भी भरी हुई है। शुरू में मैनुअल रिटर्न भरते थे ना, फॉर्म बड़ा होता था बिजनेस का, मैनुअल भरते थे, खर्चे डालते थे, बैलेंस शीट में सेट्स, टोटल गलत हो जाता था। नहीं ध्यान रहता, जल्दी जल्दी में हाथ से भरा सारा, टोटल मैच नहीं करता। कई बार बैलेंस शीट ही नहीं मैच करती, जोर लगा रहे हैं, कहां गड़बड़ होगी। लास्ट डेट होती थी, ऐसे ही दे आते थे वहां, देखी जाएगी जो होगा बाद में, अब टाइम है नहीं, रिटर्न है ऐसे। अब ऑनलाइन है, बढ़िया, आप बैठे हैं सॉफ्टवेयर में रिटर्न भर रहे हैं, टोटल मैच नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर अलर्ट दे देगा मिसमैच का, भैया ये मिसमैच है। प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस को अपने आप कैपिटल में ले जाएगा,
मतलब काफी कुछ ऑटो पॉपुलेट है। टीडीएस कटा हुआ है तो वो अपने आप क्या है, डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर अपने आप क्या करेगा, टीडीएस अपने आप इंपोर्ट कर लेगा कि तेरा टीडीएस कटा हुआ है। ऐसे तो काफी काम आसान हो गया है ऑनलाइन रिटर्न जाने से। बस नुकसान एक ही है, जो आप कह रहे हो पिछले 3 साल की रिटर्न जानी बंद होगी। पुराने टाइम में पता क्या होता था, बंदा क्या करता था, नवरत्न ने रिटर्न भर दी 2 साल पुरानी, इनकम दिखा दी 3 लाख। अब क्या है, हो गया पंगा कोई ना कोई। तो क्या है, ये जाके ना वहां पुराने कागजों में कागज कुगज निकाल के नए लगवा के क्लर्क से सेटिंग करके रिटर्न बदली जा रही थी पास्ट में। अब कर लो ना, अब तो एंटर करते ही डन, अब कर लो चेंज, क्या करोगे। पहले वो कागज निकालने जा रहे थे और हमें बड़ी परेशानी थी। मैं जब सीए बना 2006 में, मैं सीए बना तब मैनुअल जाती थी ऑडिट रिपोर्टें, रिटर्न मैनुअल, ऑनलाइन नहीं थी, 2006 की बात है। अब इस शहर के सीएज में मैं सबसे जूनियर था एज वाइज, बड़े लोगों का सपोर्ट मिला क्योंकि बुजुर्ग एडवोकेट थे बड़े, उनको मिल गया एक बच्चा टाइप बंदा जो क्या है उनकी हर बात मान लेगा। इस टाइप होता है ना, कई बार बंदा कहता है यार सीनियर तो मानता नहीं है, नया नया सा है, इसको जैसे मर्जी समझा ले, खूब रिस्पेक्ट करें, मुझे क्या पता ये गलत काम ही कराना चाहते हैं, बंदे को क्या पता होता है। अब वो आए, ऑडिट कर दी, करके सबमिट होगी रिटर्न, थोड़े दिन बाद फिर आ जाए कोई ना कोई वकील, कोई एडवोकेट, कोई अकाउंटेंट, कहता है यार वो बदल दिया पाने ना, ऑडिट रिपोर्ट में चेंज कर दिया, दोबारा दे दो आप रिपोर्ट, वो जमा करानी है। कागज डिपार्टमेंट में जमा हो गया है, वहां पे रसीद कट गई है, रिटर्न फाइल हो गई है ऑडिट रिपोर्ट के साथ। अब ऑडिट रिपोर्ट चक के आ रहा है, कहता है जी इसको बदल दो, बुजुर्ग आदमी है। अब उसको ना करते हैं तो वो कहता है ये बाल ऐसे नहीं सफेद हुए, इतने साल हो गए, तुम ना कर रहे हो, बड़े सी ऐसे कर देते हैं। अब क्या कहें बोलो, तो बड़ी दिक्कतें, बड़ी टेंशन। जब ये ऑनलाइन हुआ मैं तो बहुत खुश हुआ, कम से कम क्या है, अब एंटर करते ही सब कुछ डन, अब कुछ नहीं होना, बस आराम से सो जाओ बस। अब वो पुराने कागज चक्के लाते थे, बढ़िया है, सबमिट हो गया, बात खत्म, ऑनलाइन जाने लगी। ऑनलाइन में कोई पेपर साथ में नहीं जाते, सबूत रखो सारे, बस जब मांगे दिखाना पड़ेगा। आप बंदा अपनी मर्जी से टीसीयू लिए जा रहा है, मुझे एक एम्प्लॉय कहता क्या 1.5 लाख के टीसी हम तो वैसे ही ले लेते हैं, मैंने कहा वैसे मतलब, कहता हमारे तो डिपार्टमेंट में सारे टीसी 1.5 लाख ले लेते हैं, चाहे वो बीमे बुमे करवाए चाहे नहीं करवाए, कि तो कौन पूछता है। कमाल ही हो गया, हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं, एटीसी लिए जा रहे हैं, सबूत रखो, कल को फ्रॉड है फंस जाओगे। सारी चीजों के क्या होने चाहिए, सबूत। एक मुझे कहता सर आपकी ट्यूशन फीस की चिट दे दो, मैंने कहा चिट का क्या करना, अपनी तो प्राइवेट कोचिंग है, आपको क्या करना है, रसीद अपना जीएसटी जीएसटी का नंबर तो है नहीं। वो कहता जी एटीसी की डिडक्शन लेनी है, मैंने कहा भाई नहीं मिलती, प्राइवेट कोचिंग की फीस की एटीसी नहीं मिलती। क्या हम ले रहे हैं, कई सालों से पहले भी लेते रहे हैं बच्चों और बच्चों की। तो लो अब कौन समझाए उनको, और अगर उनको ज्यादा सही बता दोगे ना भी फंस जाओगे, गलत है, वो कहेगा ये ऐसे ही मार रहा है, इसको पता नहीं, हम तो ले रहे हैं। और जब वो लपेटे जाते हैं ना एक दिन, अगला पिछला इनकम टैक्स क्या है, सारा खाता खोल लेता है। अभी लोगों के अकाउंट खुले हुए 2013-14 के, 10 साल पुराने हिसाब मांग रहा है इनकम टैक्स उनका, 10 साल पीछे से। क्योंकि जब 1 साल गड़बड़, देखो एक बंदे का केस पकड़ा, बीटीसी है ही नहीं इसकी, उसे का सबूत ला, वो प्राइवेट कोचिंग के चकलाया, क्या भैया लो 1.5 लाख रुपए गलत है, फिर तो पिछले साल भी इसने ऐसा किया होगा, देखा वहां भी, और पिछले साल भी ऐसा किया होगा, पिछला स्टेटमेंट सारा खोल लेते हैं जो चोरी की है टैक्स की, तो बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए आप सिस्टम से चलो, ऐसी एटीसी से यू ऐसी नहीं ले लेनी कि कौन पूछता है। फिर तो कैपिटल गेन की भी एग्जम्पशन ले लो, ऐसी कह दो घर खरीद लिया हमने, कौन सा वहां जाके दिखाना है, मांगेंगे तो दिखाना है ना, कह दो घर बेचा घर खरीद लिया, खरीदा है नहीं, ऐसी एग्जम्पशन ले लो। फिर तो कह दो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट पड़ा है, हाउसिंग लोन की डिडक्शन ले लो, कौन पूछता है। ये थोड़ी चलेगा, एक दिन फंस जाओगे बुरी तरह से। हाँ, स्कैन नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, रखो संभाल के, जब मांगेंगे तब सब कुछ भेजना है। अभी तो आप अपने हिसाब से अपनी समझ से रिटर्न भर दो, बंदे का टीडीएस कटा है तो भरेगा, बच्चों की फीस भरी, एलआईसी भरी तो एटीसी लेगा। ऐसे ही घर में कह रहे हैं एक बंदा हैंडीकैप्ड है, डबल डी डबल डी, कहता कौन पूछता है। और ऊपर से पता क्या कह रहा है, उसको समझाओ ना भैया सर्टिफिकेट मांग लेंगे, कहता जब मांगेंगे बनवा लेंगे।
डबल डी हैंडीकैप। ये सच बता रहा हूं, सिरसा में सरकारी एम्प्लॉय भी कर रहा है, सरकारी एम्प्लॉय भी कर रहा है। और देखो देखो कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। कल को क्या नौकरी चलेगी तेरी, फिर फ्रॉड तो है ही है, बस लिए जा रहा है। देखा देखी वो कहता वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, लिए जाओ। एटी मेरे पास एक मिस्त्री लगा हुआ था, एक ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसमें लोन मिलता है बिना सिक्योरिटी, 2-4 लाख का लोन मिल जाता है छोटे मोटे काम के लिए, बिना सिक्योरिटी लोन ले लो, बस खुद का काम करना है। तो मिस्त्री लगा हुआ था, मेरे को कहता है जी सर आप सीओ को लोन की फाइल पास करा दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू भरेगा कैसे? कहता भरना भी होता है। कहता भरना भी होता है, क्योंकि उसने आज तक यही सुना उसके आस पड़ोस लोगों ने ये वाले लोन ले लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाले या प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाले, ये लोन बिना सिक्योरिटी के फॉर्मेलिटी के मिल जाते हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख ऐसे। और उसके दोस्तों ने भरे नहीं होंगे, डिफॉल्टर हो गए होंगे, तो उसके मन में यही बैठ गया भाई ये लोन तो ऐसे ही होता है, भरना ही नहीं होता। मेरे से पूछ रहा, कहता भरना भी होता है क्या? देश ऐसे ही चल रहा है। बाद में पता लगेगा जब 2 लाख के सरकार 8 लाख बना के आ जाएगी ब्याज जोड़ जोड़ के, कई साल बाद पता लगा इतना ब्याज पड़ गया, फिर दिक्कत आती है। चलो जी, आपने रिटर्न भर दी। एक तो होता है डिजिटल साइन कर दो आप, है क्या आपके पास डिजिटल साइन? डीएससी है, डीएससी है तो लगा दो, साइन हो गए। डीएससी नहीं है तो आधार वेरिफिकेशन करवा दो। क्या करवा दो? आधार। देखो आप ऑनलाइन रिटर्न भरोगे, साइन तो करने हैं ना, मैनुअल पे करते, अब ऑनलाइन है, या तो डिजिटल साइन हो उससे साइन कर दो। डीएससी नहीं तो आजकल किससे वेरिफिकेशन हो जाती है? आधार से। आधार नंबर पैन नंबर आपस में क्या होने चाहिए? आधार पैन लिंक्ड होने चाहिए बस। तो आपको क्या है, आधार पैन लिंक है ना, तो आधार नंबर डालो, कोड आ जाएगा, सबमिट कर देना, रिटर्न साइंड है। आधार पैन लिंक नहीं है आपका, आधार पैन लिंक नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर आम आदमी के पास होते नहीं, तो एक तरीका और है, आप ऐसा रिटर्न का पेज निकालो, जो रिटर्न भरी ना आपने उसका क्या निकलेगा? एक्नॉलेजमेंट फॉर्म निकलेगा, फॉर्म 5, फॉर्म नंबर 5 एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है, वो प्रिंट निकाल लो, बायोमेट्रिक हाथ से साइन करके बेंगलोर ऑफिस में भेज दो। इनकम टैक्स का ऑफिस कहां है? बेंगलोर। बेंगलोर ऑफिस में बाय पोस्ट भेज दो। ये भी एक तरीका है कि इनकम टैक्स बेंगलोर में रिटर्न फाइल कर दो। वैसे तो ई वेरिफिकेशन है, ईवीसी ई वेरिफिकेशन है या डिजिटल साइन है, दोनों ही नहीं है तो फिर भैया साइन करके बेंगलोर भेज देना, रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट वाला पेज। आगे ऑडिट रिपोर्ट भी ऑनलाइन जाती है, और क्या, जब रिटर्न ऑनलाइन जाती है तो सीए साहब की ऑडिट रिपोर्ट भी कैसे जाएगी? ऑनलाइन। हर सीए के पास डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है, बाकी खतरा अब होता ही है डीएससी, तो ये कहां पड़ा है, आपका स्टाफ मिसयूज कर दे, फिर वैसे साइन करेगा बंदा, पढ़ के करेगा, संभाल के रखना चाहिए, डीएससी मिसयूज हो सकता है। चलो, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट फॉर ई फाइलिंग। डिपार्टमेंट कहता है कि तू अपनी रिटर्न सॉफ्टवेयर के थ्रू भर सकता है, तेरे पास पेड सॉफ्टवेयर है तो ठीक, वरना हमारा फ्री वाला कामयाब है वो ले ले। आजकल बाजार में कंप्यूटेक्स, स्पेक्ट्रम, ऐसे कई सॉफ्टवेयर बाजार में अवेलेबल है, जीनियस, स्पेक्ट्रम, कंप्यूटेक्स, जिससे आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। तो लेकिन एक इंडिविजुअल आदमी एक रिटर्न भरना चाहता है खुद की, आप अपनी खुद की भरना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर लोगे 10-15 हजार रुपए का खुद के लिए ना। सीए एडवोकेट तो लोगों की रिटर्न भरते हैं, वो सॉफ्टवेयर लेते हैं। आप अपनी रिटर्न खुद भरना चाहते हो, किसी सीए एडवोकेट के थ्रू नहीं भरना चाहते, तो आप डिपार्टमेंट की साइट पे भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यूटिलिटी अवेलेबल है, उसके थ्रू रिटर्न भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री अवेलेबल है। ठीक है। दूसरा 26S और AIS पोर्टल है, बताया था ना। 26S में क्या है, 26S में क्या है? टीडीएस की डिटेल, आपका टीडीएस टीसीएस कितना जमा हुआ है, कोई टीडीएस कोई टीसीएस, उसकी डिटेल है। और AIS पोर्टल क्या बताया था सुबह? एनुअल इनकम, जिसमें सब कुछ लिखा है आजकल, शेयर, प्रॉपर्टी, कार, सब कुछ, LIC भरी वो, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जमा कराए वो, सब कुछ है। नेक्स्ट
आप अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल करके ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगी। रिफंड तो आजकल हफ्ते 10 दिन में आ जाता है। पहले मैनुअल था, रिटर्न मैनुअल भरते थे, वो हिसाब किताब करते थे। आजकल ऑनलाइन है सारा। आप रिटर्न भरो हफ्ते 10 दिन में, कई बार 5 दिन में। ऐसा भी सुना गया कि तीसरे दिन भी रिफंड आया है, अगर आपका रिफंड बनता है तो। ठीक, तो बढ़िया फैसिलिटी है। ऑनलाइन भरो, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट दे देगा। इनकम टैक्स की साइट पे जाओ, रिटर्न भरो, ठीक है, और ऑनलाइन भरो रिटर्न, रिफंड आ जाएगा ऑनलाइन। टैक्स बनता है तो ऑनलाइन भर दो। ई फाइलिंग का एडवांटेज क्या है? बड़ा फास्ट तरीका है, कहीं भी बैठ के भर लो। आप कहीं बाहर गए हो बेंगलोर, तो किसी डिपार्टमेंट में जाना है आपने रिटर्न भरने ना, घर बैठे। पहले तो क्या होता था, लास्ट डेट है जी, संडे आ गया, लास्ट डेट को तो एक दिन आगे करते थे लास्ट डेट। अब तो करने की जरूरत नहीं ना, संडे आ गया तो क्या है, रिटर्न तो ऑनलाइन जा ही रही है। पहले 5 बज गए जी, रिटर्न नहीं जाएगी, टाइम बढ़ा दिया, 6 कर दिया। अब तो सारी रात कर लो, 12 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न फाइल कर सकते हो ऑनलाइन। और पेपरलेस होगी, पेपर की भी वेस्टेज कम, प्रोसेसिंग फास्ट होगी, ठीक है। इजिली अपने घर बैठे, गर्मी में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न भर लो। जब से अब तो क्या हो गया, रिटर्न भी ऑनलाइन जाने लगी। सुनो, आपकी चेकिंग भी ऑफिसर कैसे करने लगा, फेसलेस। फेसलेस असेसमेंट हो गया आजकल, फेसलेस। आजकल सब कुछ फेसलेस हो रहा। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस का मतलब आपने रिटर्न भर दी, ऑफिसर जो चेकिंग करेगा, आपने जो रिटर्न भर दी, ऑफिसर जो चेकिंग करेगा वो क्या है, आपको बुलाएगा नहीं। वो चेकिंग क्या है, फेसलेस है। फेसलेस मींस ऑनलाइन ही आपसे इंटरेक्शन करेगा। सर मेरे को ये डिटेल दे दो, मेल आ जाएगी, आप डिटेल दे देना, फिर और डिटेल मांगेगा, फिर और डिटेल दे देना। और वो ऑफिसर कहां क्या है कोई पता नहीं। मैं सिरसा बैठा हूं, मेरा केस स्क्रूटनी में लग गया यानी चेकिंग में, ऑफिसर असम बैठा है गुवाहाटी में। ऑफिसर को पता नहीं सुमित कहां रहता है, सुमित को पता नहीं ऑफिसर कहां बैठा है। या तो आपकी इनकम मोटी है, ऑफिसर ढूंढ लो आप, इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है, तो अलग बात है। जनरली पता नहीं लगता ऑफिसर को आपका, आपको ऑफिसर का। ऑनलाइन असेसमेंट होगा। जब से ये फेसलेस असेसमेंट आ गया, इनकम टैक्स वाले लोग अनाथ ही हो गए, उनको पूछने ही छोड़ गए। वरना दुनिया सलाम मारती थी, इनकम टैक्स ऑफिसर है भाई, काम आएगा कल को। अब यहाँ के जो ऑफिसर है हमारे काम के नहीं, हमारी रिटर्न इनके पास जा ही नहीं रही, लोकल वालों के पास हमारी जा रही है गुवाहाटी, हैदराबाद, बॉम्बे, गोवा, वहां के ऑफिसर के पास, उधर वाले इधर वाले ऑफिसर के पास। एक बार इनकम टैक्स ऑफिस जाना हुआ, इनकम टैक्स की बार एसोसिएशन है सिरसा में, जिसमें एडवोकेट भी है, सीए भी हैं, उनके इलेक्शन होते हैं, उनमें मैं भी एक बार इलेक्ट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट था मैं उसमें। तो एक बार हमारा इनकम टैक्स ऑफिस में जाना हुआ, ऑफिसर से कोई डिस्कशन थी, कोई मीटिंग थी, पार्टी थी। तो वहाँ एक ऑफिसर परेशान हुए बैठा था, उसने मुझे बुला लिया, कहता सर ये करो ना। ट्रांसफर प्राइसिंग का केस खोले बैठा था, उसके पास लगा था वो केस चेकिंग में। वो था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। इधर वाले को पता ही नहीं, इधर वाले को तो जमीनों जमीनों का पता है, दामी आ रही है जी, ये आ रहा है, उसको क्या पता, नॉलेज नहीं है। वो कहता मैं करूं क्या, इसका मेरे को आता नहीं है। और यहां वाले केस, यहां वाले किसान का केस चला गया, मान लो बॉम्बे वाले ऑफिसर को, उसे पता ही नहीं, दामी लिखते हैं, DMI, दामी क्या होता है, क्या गिरदावरी जमीन की, ये वो सारा फसल, क्योंकि उसने फसलों का हिसाब किताब नहीं देखा, एग्रीकल्चर, वो कैसे हिसाब करेगा। तो पता क्या होता है, वो कहता है छोड़ो सही है सब कुछ, ओके। लोगों का फायदा हो रहा है इसमें, इसमें लोगों का फायदा हो जाता है। पता क्यों, जब ऑफिसर को खुद नहीं समझ आएंगी चीजें तो वो क्या कर देगा, एवरीथिंग इज ओके। और इतना फायदा हो गया लोगों का, छोटे मोटे केस में इनकम टैक्स ऑफिसर तंग करके रखता था, बंदे को तंग करता था, कहता हाँ जी, ये आधों को तो नोटिस भेज के तंग करते थे, आधों को बिना नोटिस भेजे तंग करते थे। भैया इसका केस चेकिंग में लगाना है, बुलाओ, गर्मी आ रही है, एसी टंगवाओ इससे। वो 1-2 एसी टांग जाता था, किसी से कुछ, किसी से कुछ, इतनी करप्शन थी। अब देखो, अब करो ना, अब तो केस चेकिंग में सिस्टम ही लगाता है, इनके हाथ में कोई पावर ही नहीं। और किस ऑफिसर के पास किसका केस जाएगा, फेयर असेसमेंट होगा। हालांकि अभी भी सुनने में आता है कि कुछ लोग ढूंढ लेते हैं काम, बंदा बैठा है,
पर बहुत मोटे केस में, आम आदमी नहीं ढूंढ पाएगा। चलो जी 139 1C पहले बता चुका हूं, क्या था? सरकार चाहे तो कुछ कैटेगरी के लोगों को रिटर्न भरने से क्या कर सकती है? माफ कर सकती, एग्जम्प्ट कर सकती है। कोई खास काम का सेक्शन नहीं है। बोलो इसमें कोई डाउट? अब ये जो है ना, ये डायग्राम आगे की चीजों की बात करता है। क्या 139 फाइलिंग ऑफ रिटर्न बता दिया, रिटर्न लॉस अभी आगे पढ़ेंगे, बिलेटेड रिटर्न आगे पढ़ेंगे, रिवाइज रिटर्न और ये सब आगे पढ़ेंगे। हाँ, इंटरेस्ट लेट होने पे क्या लगेगा? 234 है। कितना लगेगा बता दिया मैंने आपको, कितना लगेगा? 12% पर annum, महीने का 1%, जितना लेट हो गए, प्लस 234F में कितनी पेनल्टी? 5। लेकिन अगर इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं तो 1000 रुपए में चला देंगे। पेनल्टी पड़ी है ना 234F, 234A में इंटरेस्ट है, आगे आएगा। 234A सेक्शन क्या कहता है कि अगर रिटर्न लेट भरी, टैक्स लेट पे किया, जितना लेट हो गए 1% महीने का इंटरेस्ट। बाकी रिटर्न ये वाली अलग है। और ये वाला चैप्टर का लास्ट पार्ट, पैन। पैन नंबर किसको देना है? आपको पैन लेना जरूरी नहीं। ऑफिसर कहता मैं तो पैन दूंगा तेरे को, क्या भाई साहब मेरे को चाहिए नहीं, कहता मैं दूंगा ना पैन तेरे को, क्या लेना पड़ेगा तेरे को पैन? ये क्या मतलब है? ऑफिसर पता है क्या करता है? ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे, सुनो, एक बंदा जेल में आ गया, उसके ना वो लगाए, नंबर लगाने आ गए, कैदी नंबर ये। वो कहता मैं कोई पक्का कैदी थोड़ी हूं, छुट जाऊंगा 4 दिन में, 4 दिन में छुट जाऊंगा, मेरे को तो यूं उठा लाए, बाहर जा रहा हूं। क्या भैया चुप करके नंबर लगा ले, तो 4 दिन भी इधर है, हमें तेरी पहचान नंबर से हुई ना, कैदी नंबर कौन सा है? नंबर भी ना पहचान है क्या? नंबर लगाएगा। पैन नंबर देने का मतलब ऑफिसर का क्या है भाई? पहले देगा वो पैन आपको, फिर आपका क्या बन जाएगा उसके पास? एक रिकॉर्ड, फिर आपकी एक फाइल लगाएगा, उसमें आप पे एक्शन लेगा आगे। समझ गए? पहले आपको एक नंबर, एक आइडेंटिटी देगा, ठीक है ना? अब आप आईसीआई में फोन करते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर से आपकी पहचान है ना, हाउस नंबर से आपकी पहचान है ना, हाउस नंबर कौन सा है। वैसे इनकम टैक्स से आपकी पहचान है पैन नंबर से, पैन बताती है आपका खाता खुल जाता है। और आपके पास पैन ही नहीं, और ऑफिसर ने क्या लेना आप पे? एक्शन। आप पे आपको बुलाना है ऑफिसर ने, हिसाब किताब गड़बड़ है आपका, बहुत कमा रहे हो तुम, टैक्स भरते नहीं। पहले आपको क्या देगा? पैन नंबर। भाई पैन नंबर है? नहीं है, ले ले। कहता वैसे क्यों दे रहे हो पैन? नहीं, मैंने लेना ही नहीं, चाहिए नहीं, मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। क्या ले ले, हम दे रहे ना, ले ले पैन। अब तेरा हमारे पास क्या बन गया? एक रिकॉर्ड। अब तेरे को बुलाते रहेंगे हम। तो पैन नंबर ऑफिसर मर्जी से भी दे सकता है, बाकी कंपल्सरी तो है ही, कुछ केसेस में वो पढ़ेंगे, वो सारा है। लॉस रिटर्न थोड़ा बहुत तो आइडिया मैं दे चुका हूं, सेक्शन 139(3) किसको भरनी जरूरी है? लॉस रिटर्न ना भरो, पर हां एलएलपी, फर्म, कंपनी, इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो दे हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन अगर इनको छोड़ दें, इन तीनों को, इन दोनों तीनों को छोड़ दें, कंपनी, एलएलपी, फर्म, इंडिविजुअल एचएफ कब रिटर्न भरेगा लॉस की? ना भरे, ना भर। पर लॉस की रिटर्न ना भरने से याद रख, तेरे कुछ लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, बेकार चले जाएंगे। पर एक्सेप्शन, 2 लॉस इवन विदाउट फाइलिंग रिटर्न कैरी फॉरवर्ड होंगे। कौन से? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, दूसरा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो पढ़ो, कहता है लॉस की रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, पर कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। क्या क्या पढ़ो, क्या क्या? एक तो कह रहा है बिजनेस लॉस, रिटर्न भरेगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा, वरना नहीं। देखो सैलरी में लॉस आता नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बिना रिटर्न भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बिजनेस का लॉस रिटर्न भरो, सट्टेबाजी का लॉस, स्पेकुलेशन का रिटर्न भरो, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। पहली बात, स्पेसिफाइड बिजनेस था वो 35AD वाला, क्या? 100 बेड का हॉस्पिटल, होटल, स्टार होटल, वेयर हाउस, हनी, बी वैक्स, फर्टिलाइजर का काम था ना, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, फैब्रिकेशन, वेफर, सर्किट बनाते हो, बहुत से काम है। उनमें लॉस न्यू रजीम में तो अलाउड ही नहीं, ओल्ड रजीम में अलाउड है। दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से नहीं है तो अगले साल, कितने साल, कितने भी साल लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन कौन से रजीम में? ऑप्शनल में। लेके जाना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, भर रिटर्न, फिर
नहीं तो बेकार जाएगा। कैपिटल लॉस, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, रिटर्न भरोगे तो कैरी फॉरवर्ड होगा, वरना नहीं। हॉर्स एक्टिविटी का लॉस, रिटर्न भरोगे, वो हॉर्स एक्टिविटी बताया था ना 74A, घोड़ों को खिलाया पिलाया, रेस में दौड़ते हैं, खिलाया 4 लाख का, जीत के लाए मान लो 3-20, 80,000 रुपये लॉस। ये इसी तरह की एक्टिविटी से होगा, नहीं तो अगले साल 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड। तो ये लॉस कौन कौन से? बिजनेस नॉर्मल लॉस, सट्टे का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस ओल्ड रिजीम में, कैपिटल लॉस, हॉर्स एक्टिविटी का लॉस। कैरी फॉरवर्ड करना है तो यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, ड्यू डेट के अंदर भर दे, वरना लॉस क्या हो जाएगा? बेकार। तो ये कह रहा है कि भैया 139(1) की जो रिटर्न है विद इन टाइम भर दो, बिलेटेड होगी ना तो लॉस बेकार हो जाएगा। अगर जुलाई निकल गई, अक्टूबर में भर रहे हो, भरी तो जाएगी, भरी जाएगी, लेकिन ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न क्या भरो? टाइम पे भरो। क्लियर? सेक्शन 80 कहता है रिटर्न टाइम से भरोगे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, वरना नहीं। एडिशनल पॉइंट क्या कह रहा है? पढ़ो। कह रहा है कि भाई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हाउस प्रॉपर्टी पे रूल नहीं लगता। ओके। कहता है अगर एसएससी ने न्यू रिजीम ऑप्ट कर लिया, सुनो, ऑप्शनल रिजीम की बजाय डिफॉल्ट, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी दूसरे हेड से कम नहीं होता। सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस बेकार है। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगले साल हाउस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, वो ठीक है, बिना रिटर्न भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शनल रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेल्फ ऑक्युपाइड का भी दूसरे लेट आउट घर से, वरना दूसरे हेड से 2 लाख तक हो जाता है, वरना अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है। रिटर्न नहीं भरो, नहीं भरी तो भी हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, बोलो जिस साल रिटर्न नहीं भरी टाइम पे, उसका लॉस बेकार जाएगा। पिछले सालों की टाइम पे भरी थी रिटर्न, उनके लॉस 8 साल आगे जा रहे हैं, 4 साल आगे जा रहे हैं, जाएंगे, सेट ऑफ होंगे। क्लियर? बोलो। पिछले लॉसों पे कोई इफेक्ट नहीं है। कैरी फॉरवर्ड करना है तो हो सकता है। 139(3) बिलेटेड बता चुका हूं, अभी बताई बिलेटेड क्या थी? 31 जुलाई या 31 अक्टूबर के बाद की रिटर्न क्या होती है? बिलेटेड। कब तक जा सकती है बिलेटेड रिटर्न? 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले तक, 31 दिसंबर तक जा सकती है। बट अगर नवंबर में ऑफिसर आ गया आपके पास, उसने एक्शन ले लिया कि भैया तूने रिटर्न नहीं भरी, तेरी इनकम ज्यादा है, 30 नवंबर को ऑफिसर ने नोटिस काट दिया, कहता भैया हिसाब करते हैं तेरा, तो आप ये नहीं कह सकते भी भरने वाला था सर, भरने वाला था 31 दिसंबर तक, नहीं अब नहीं भरी जाएगी, अब तो मेरा एक्शन ही हो गया बस। यानी लास्ट डेट क्या बिलेटेड रिटर्न की? या तो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और असेसमेंट बाय ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद नहीं। वैसे जल्दी ऑफिसर एक्शन लेता नहीं, तो मान के चलो आमतौर पे प्रैक्टिकल क्या है, 31 दिसंबर तक चली जाती। हाँ, अगर ऑफिसर ने ले लिया, नोटिस काट दिया, एक्शन ले लिया, बुला लिया आपको, बस फिर तो उसके बाद रिटर्न भरी नहीं जा सकती। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पता क्या होता है? बड़ा खतरनाक है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कुणाल के घर में लेटर आया ऑफिसर का, कुणाल फाइल योर रिटर्न। कुणाल कहता क्यों भरूं? ऑफिसर कहता मैं कह रहा हूं तो भर। कह सकता ऑफिसर? यस। जब ऑफिसर को यह शक हो कि इनकी कमाई ज्यादा है, रिटर्न नहीं भरते, तो ऑफिसर मर्जी से कह सकता है रिटर्न भरो, भर देना। या कह सकता है ये डिटेल ले आओ, आपने रिटर्न भरी थी ना, तुम ये ले आओ डिटेल, डेटर की लिस्ट ले आओ, क्रेडिटर की, सैलरी, हमें झूठी लग रही है सैलरी, ले आओ। ये कुछ नहीं लेके जाते, फाड़ के डस्टबिन में नोटिस। फिर दोबारा लेटर आता है, कहता है आपने जवाब नहीं दिया पिछले का, अब इतनी तारीख तक जवाब दे दो, वरना मैं क्या कर दूंगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आपने फिर जवाब नहीं दिया, अगली बार तो नोटिस ऑफ डिमांड ही आएगा आपके घर में कि भैया इतना टैक्स बना दिया तेरा। और इंसल्टिंग फील कर रहा ऑफिसर, भी मेरे 2 बार नोटिस चले गए इस बंदे को, और ये क्या है, ये तो जवाब ही नहीं दे रहा, मेरे को सीरियसली नहीं ले रहा। अगली बार वो क्या करेगा? खुंदक में आके थोड़ा ज्यादा ही टैक्स बना के भेजेगा, और फिर भागे फिरोगे आप कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये गलत है, वो गलत है, इतनी इनकम नहीं थी। तो जाओ फिर कमिश्नर अपील के पास, और वो उससे भी बड़े खिलाड़ी हैं। जो काम यहां होना था 10-20 हजार में, वहां होता लाखों में। आपका बिजली का चोरी करते हुए
लाइनमैन ने पकड़ ली, कुंडी लगा रखी थी, एसी चल रहे थे, लाइनमैन ने पकड़ लिया, तो उसको अंदर बिठाओ, चाय पिलाओ, 2-4 हजार रुपये जेब में डालो, पार। आप उसे कह रहे मेरे तो लिंक है खट्टर से, सैनी साहब से, उस नेता से, कहता है चलो फिर ठीक है लिंक जोड़ लो। उसने जाके फोटो खींच के ऑफिसर को रिपोर्ट कर दी, मामला पहुंच गया एसडीओ एक्सियन के पास। अब तो जो काम 2-4 हजार में होना था, लाख रुपए में भी नहीं होगा, पैसे ज्यादा लगेंगे, लगा लो अब लिंक लगाने हैं तो इसी छोटे मोटे काम जैसे होते हैं करवा लेने चाहिए, क्योंकि बाद में काम बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना। चलान वाले ने रोका है, रोब दिखा रहा है, क्या मेरे उससे लिंक है, भैया 100 रुपए 200 रुपए दे, पार चल यहां से, रिस्पार्शियन लगाने की क्या जरूरत है। चलो, बेस्ट जजमेंट वाकई खतरनाक है, ना होने दो, जवाब दो ऑफिसर जो मांगता है, जवाब दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। एक बंदा था डिमोनेटाइजेशन में, रानिया का, रानिया के एक बंदा था, मेरा क्लाइंट नहीं था, मेरे ब्रदर का फ्रेंड था, एडवोकेट था। उसने डिमोनेटाइजेशन में 45-46 लाख रुपए इनकम टैक्स वो बैंक में जमा कर दिए। ऑफिसर का नोटिस आ गया, भाई किस चीज के हैं, वो बुला रहा है ऑफिसर। उस वक्त ऑप्शन था, या तो यहां के रिटर्न सारे कागज कुगज देके कर लो, या ऑनलाइन जवाब दे दो। अब तो ऑप्शन ही नहीं है मैनुअल का, तो ऑनलाइन ही होता है। ऑफिसर बुलाता रहा, हम गए नहीं, नया ऑफिसर था, हम ऑनलाइन जवाब देते रहे, उनके इनडायरेक्ट फोन आते रहे, क्या के हिसाब कर लो, मिल लो, बता दो। हम समझ गए भी इसका मतलब तो वही है मिलने का, तो लेने देने का। मैंने उसको कहा देख ऑनलाइन में यह पंगा भी हो सकता है, तेरे ज्यादा लग जाए, पर जो सही रूल है वही चलेगा। तो मिलने जुलने में कई बार ले दे के सस्ता हो जाता है काम, देखो। वो कह नहीं अपन सिस्टम से चले, तो ऑफिसर जो जवाब मांगे हम उसको वो जवाब दे दें। जमीन के कागज जमीन के कागज, पटवारी का रिकॉर्ड वो, गिरदावरी होती जमीन की वो, ये वो सारा पिछले सालों के दिखा दिए कि हर साल जमा कर रहा है जी, ये तो इस बार डिमोनेटाइजेशन में जमा कर दिए, कौन सी खास बात है, फ्री, मतलब कुछ पैसा नहीं लगा, उसका केस बड़ी हो गया, मतलब ऑफिसर मान गया कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, तुमने 45 लाख जमा करवाई वो सही है, मान गया। तो वही चीज, अगर सब कुछ है तो जवाब देते रहो, जहां जवाब बंद किया ना बस काम खत्म, फिर वो एक्शन लेगा, वो हावी हो जाएगा आप पे, जवाब देते रहो बस, ठीक है, ताकि कल को ये ना कहे इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, और वो क्या दे देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर दे देगा। क्लियर है ये, 144 का एक्शन हो जाएगा, खतरनाक है। सेक्शन 144 तो किसी भी एक्ट का हो खतरनाक है। 144 इसमें धारा 144 इंडियन पेनल कोड कि 4 से आदमी इकट्ठे नहीं जा सकते, वहां भी खतरनाक है। जीएसटी में भी सेक्शन 144 खतरनाक है। तो कहीं भी अलाउड, मतलब ये दिक्कत वाला काम होता है। ये पढ़ लेना कि भाई 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 में assessee who has not filed the return under section 139(1) बिलेटेड फाइल करना चाहता है 31 दिसंबर तक कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन मान लो 31 दिसंबर का मतलब क्या है, 3 महीने पहले, बस शर्त यह है कि ऑफिसर का कोई ऑर्डर ना आया हो। सपोज मैं कह रहा हूं ऑफिसर ने 30 नवंबर को ऑर्डर दे दिया, आपको नोटिस काट दिया, बस 30 नवंबर के बाद आपके पास रिटर्न भरने का टाइम अब नहीं, अब तो जो ऑफिसर का ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग चलो, जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 9 इसी चीज का है। अमरजीत जिसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बस अमरजीत की, और वो अपनी रिटर्न 24-25 की कब भर रहा है, दो 24 कैसे भर देगा, 25 करो ना, 25 24-25 23-24 तो खत्म ही, 31 मार्च 24 को होगा, 31 मार्च 24 को तो साल खत्म होगा, तो दिसंबर के बाद भर रहा है, वैलिड है ना, उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है रिटर्न भरने का अपडेटेड रिटर्न के सिवा, तो ये रिटर्न वैलिड नहीं। लास्ट डेट तेरे लिए क्या थी, 31 दिसंबर, इसलिए सेम शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, क्योंकि तूने रिटर्न कब भरी, 2/2/25 को भरी, लेट हो गया भाई, 1 महीना 2 दिन लेट हो गया। 10th कह रहा है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एक्स कुड नॉट फाइल द रिटर्न विद इन ड्यू डेट, ऑफिसर ने ऑर्डर कब पास कर दिया तेरे अगेंस्ट, 28 नवंबर, तो अब ये रिटर्न भर रहा है ऑफिसर के ऑर्डर के बाद 3 दिसंबर, क्या उस रिटर्न का कोई मीनिंग है, नहीं,
ऑफिसर के ऑर्डर के बाद तेरे पास कोई रिटर्न भरने का राइट नहीं। तुझे 28 नवंबर को जो नोटिस आया उसके अकॉर्डिंग जवाब दे अब उसका। बस 11th पे आ जाओ। मिस्टर रमन ने कोई रिटर्न नहीं भरी 24-25 की 139(1) के अकॉर्डिंग। वो 15 नवंबर को भरना चाहता है, भर सकता है। हाँ, 21 दिसंबर को भर सकता है। मान लो ऑफिसर का कोई नोटिस नहीं आया, भर सकता है। क्या वो 3 जनवरी 25 को भर सकता है? क्या 1 फरवरी 25 को भर सकता है? नहीं 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 नहीं। यस यस, 31 दिसंबर वाली सही है। लेकिन अगर ऑफिसर ने 30 नवंबर को ही नोटिस दे दिया तो भैया फिर ये वाली रिटर्न भी क्या हो जाएगी? दिसंबर वाली बेकार, क्योंकि ऑफिसर के नोटिस के बाद तो रिटर्न आप फाइल कर ही नहीं सकते। तो 139(3) किसका था? 139(3) लॉस रिटर्न भरोगे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे। 139(4) बिलेट रिटर्न। रिटर्न में गलती होगी, मान लो ईशान ने अपनी रिटर्न टाइम पे भरी या बिलेटेड भरी, फाइन के साथ जैसे भी गलती होगी, इसे याद आओ हो यार मेरे को ना एक ब्याज आया था 20,000 पे, भूल गया, अब क्या करूं? रिटर्न रिवाइज कर ले, दोबारा भर दे रिटर्न। जब आप रिटर्न भरने जाओगे ना फॉर्म 3 या जो भी, उसमें ऑप्शन आता है ओरिजिनल और रिवाइज। वहां क्या टिक कर देना? रिवाइज। रिवाइज टिक करते ही वो पूछेगा कब भरी थी ओरिजिनल रिटर्न, वो डेट भर दो, उसका नंबर भर दो, रिवाइज रिटर्न शुरू भर दो। आपने 20,000 इनकम बतानी बोल गए थे, बता दो। टैक्स बनता है तो भर देना। अगर पहले इनकम आपकी क्या है 460 है, 20 और जोड़ लोगे क्या हो जाएगी 480। ऑप्शनल रिजीम में भर रहे हो, टैक्स माफी है, पर सही कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन सुन लो, रिवाइज रिटर्न में भी गलती होगी। जो इसने ओरिजिनल रिटर्न भरी वो बिलेटेड भरी थी, अगस्त में भरी थी, फाइन के साथ 1000 रुपये या 5,000 जो भी है लास्ट डेट के बाद। 2.5 लाख से कम में तो फाइन के बिना भी जाएगी बिलेटेड रिटर्न, बताया था ना 234F। 2.5 लाख के ऊपर है तो फाइन है। अगस्त में भर रहा है रिटर्न अपनी बिलेटेड, 1 सितंबर को याद आया गलती होगी, क्या भर दो? रिवाइज। 25 सितंबर को याद आया कि रिवाइज वाले में भी गलती होगी, एक इनकम और है, एक और भर दो रिटर्न। अक्टूबर में फिर याद आ गया हो यार इसमें भी गलती होगी, एक और भर दो, उसमें गलती होगी, एक और भर दो। रोज भर दूं एक, रोज भर लो, जितनी बार मर्जी भर लो, इनकम टैक्स नहीं रोकता। इनकम टैक्स वाले हाथ जोड़ देंगे, भाई क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों ड्रामा कर रहा है, तेरा हम कुछ नहीं करते, कोई बात नहीं, रोज भरता है रिटर्न। रूल तो कहता है भर सकता है, रोज भर सकता है। रिवाइज रिटर्न उस पिछले वाली रिटर्न का सब्स्टिट्यूट है। पर एक चीज याद रखना, रिवाइज रिटर्न इसलिए बनी है कि तेरे से मिस्टेक होगी, उसको क्या कर ले? रेक्टिफाई। लेकिन तूने कर लाया फ्रॉड, क्या हुआ सुनो, उसी बंदे का सुनो। घर में हैंडीकैप की डिडक्शन ले रहा था, वो ले ली, LIC की भी ले ली, ATC। बाद में पता लगा पड़ोसी के पास इनकम टैक्स वालों के रिटर्नों के नोटिस आए हैं, फंसा हुआ है, बंदा डर गया, कहते यार कहीं मेरे पास भी ना आ जाए, मैंने भी झूठी ATC ली है, मैंने भी झूठी क्या ली है, DD। कहता आई वांट टू रिवाइज द रिटर्न। जब आप रिटर्न रिवाइज करोगे ये तो पंगा ही ले लिया आपने, अब तो जो हो गया हो गया। अब उसको याद दिलाना ऑफिसर को, भाई रिवाइज कर रहा हूं, अब कह रहे ATC नहीं है मेरी, हाँ हाँ हाँ, अब कह रहा है कोई हैंडीकैप नहीं है, सॉरी गलती से भर दिया, अब भरेगा ना। तो वो ऐसे देखते हैं दोनों रिटर्न, पीछे वाली कैसे भरी, अब वाली क्या फर्क है, देखा ATC गलत कैसे हो सकती है, हैंडीकैप गलती कैसे हो सकती है हैंडीकैप वाली। भैया ये फ्रॉड की कोशिश थी, मन बदल गया इसका, डर गया तो सच बोल गया, या क्या किसी संत महात्मा का प्रवचन सुन के आया, क्या टैक्स की चोरी करना भी चोरी है, भर दो। ऑफिसर अब ना भी बुलाता, अब तो पक्का बुला लेगा, समझ आया ना बात। भाई जो हुआ छोड़ो, ठीक है ना, देखा जाएगा क्या हुआ। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, रिवाइज रिटर्न से बचोगे नहीं आप। अगर आपने जानबूझ के गड़बड़ की थी, अब ठीक कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप समझो, रिवाइज ना ही भरो, फिर तो जो हुआ देखा जाएगा, समझ गए ना, क्लियर। और अगर गलती है, मिस्टेक है, TDS क्लेम करना भूल गया एक आदमी, TDS कटा था 15,000 रुपए, उसको लेस करना ही भूल गया, 35,000 का टैक्स बना, 35 का 35 भर गया, 15,000 TDS काटना भूल गया। अब याद आ गया
रिवाइज कर ले, रिटर्न भर दे। पर रिवाइज रिटर्न की डेट भी वही है जो बिलेटेड की है। रिवाइज रिटर्न कब तक जाएगी? 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और असेसमेंट कंप्लीटेड बाय ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर। रिवाइज की लास्ट डेट भी वही है जो बिलेटेड की रिवाइज डेट है। तो रिवाइज का मौका क्यों मिलता है? अगर कोई मिस्टेक होगी उसको ठीक करने के लिए। जब मैं बता रहा हूं, एक मैंने अपनी लाइफ की पहली रिटर्न सीए बनने के बाद जो भरी, एक लोहे के व्यापारी की भरी। वो भी मुझे कैसे मिला, सीए बनने के बाद की बात है। मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो मुझे मिस्त्री ने कुछ सामान कह दिया, मैं उसकी दुकान पे गया, उसने वैसे ही पूछ लिया सर आप क्या करते हो, मैंने बता दिया सीए हूँ। क्या बस फिर मेरी रिटर्न नहीं भर दो? मैंने कहा भर देंगे। वो आदमी ऐसी था, मतलब कोई रोने धोने वाले लोग नहीं होते ज्यादा, भैया यार ये टीडीएस रह गया वो रह गया। उसकी रिटर्न मैनुअल जाती थी, मैंने भर दी। थोड़े दिन बाद वो घर की साफ सफाई कर रहा था, एक टीडीएस सर्टिफिकेट, उस जमाने में 26S नहीं होता था, जो टीडीएस काटता था जमा करता था वो सबूत के तौर पे आपको क्या देता था? रिसीट। 26S फॉर्म नहीं होता था उस वक्त, ऑनलाइन पता लगे, वो देता था चिट टीडीएस की। वो रख के भूल गया, साफ सफाई में टीडीएस की एक चिट हाथ में आ गई, कहता टीडीएस कटा हुआ। क्या सर मेरी रिटर्न रिवाइज कर दो? चलो जी रिवाइज कर दी। थोड़े दिन बाद एक और मिल गया ऐसा कागज, कहते जी रिटर्न देखना ये रह जाएगा मेरा टैक्स। कितने टैक्स थे? 600-700 रुपए, 800 रुपए। मैंने उनको कहा भी इतने तो मेरी फीस दोबारा हो जाएगी, दोबारा रिटर्न भर देगी। पर वो कहा मानते, कहते रिटर्न तो एक ही है सर। मतलब उनका कहना था रिवाइज की दोबारा क्यों लोगे आप फीस? रिटर्न तो उसी के बदले में है ना पहले वाली के। फिर एक और भरा, कहता है तो उसी के बदले में, मीन्स फीस आप दोबारा नहीं ले सकते। और 600-700 रुपए के टीडीएस के लिए 3-3, 4-4 बार रिटर्न रिवाइज करवा दी। तो ये होता है। अब ऑनलाइन है, अब ये टीडीएस भूलने वाला चक्कर नहीं, गुम होने का कोई चक्कर नहीं। आप पैन नंबर डालो, डिपार्टमेंट की साइट पे टीडीएस आ जाएगा, आप क्लेम करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बोलो। और गलती होगी, छूट गया, क्लेम करना रह गया, रिवाइज कर लो। कोई खर्चा डालना रह गया, इनकम ज्यादा दिखा दी तो रिवाइज कर लो। कोई इनकम लिखनी रहेगी, लिख लो, रिवाइज कर लो। टैक्स बनता है भर देना, वापस बनता है ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? तो रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर, या असेसमेंट कंप्लीशन बाय ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर। सेक्शन कौन सा है? 139(5) असेसमेंट कंप्लीशन। रिवाइज रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न का क्या है? सब्स्टिट्यूट। क्या बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है? यस। क्या एक रिवाइज रिटर्न भी अगेन रिवाइज हो सकती है? यस। रिवाइज रिटर्न का पर्पस है क्या? जानबूझ के गड़बड़ फ्रॉड ठीक करने के लिए नहीं है, ये गलती को ठीक करने के लिए। एक्सीडेंटली कुछ रह गया है, याद रखना, गड़बड़ की और अब डर के सही कर रहे हो तो पकड़े जा सकते हो, एक्शन हो सकता है। क्या रिवाइज रिटर्न भी रिवाइज हो जाएगी? यस, पढ़ चुके हैं आप, रिवाइज रिटर्न भी रिवाइज हो जाती है। कितनी बार रिवाइज हो जाएगी? और बार बार करे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आर ने अपनी रिटर्न कब भरी? 24-25 की, 31 जुलाई को। बाद में वो रिवाइज कर रहा है 15 दिसंबर को, क्या दिखा रहा है? लाख रुपए लॉस। क्या ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। पहले रिटर्न भर दी, बाद में खर्चे याद आए, उसने लॉस दिखा दिया, तो दिखा सकता है, हाँ दिखा सकता है, क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न भरी थी ना आपने। सुनो, ओरिजिनल रिटर्न कब भरी थी आपने? 31 जुलाई, विद इन ड्यू डेट। अब उसमें लॉस क्लेम करना रह गया, रिवाइज कर दी, तो रिवाइज रिटर्न क्या है? ओरिजिनल रिटर्न का सब्स्टिट्यूट है। इसलिए आप विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल मानने, और लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। लास्ट डेट पता है? जोसेफ का क्वेश्चन देखो, जोसेफ क्या करता है? प्रोफेशन। 24-25 की रिटर्न कब भरी? बिलेटेड 25 नवंबर को। अब वो अपनी इनकम 8.5 लाख दिखाता है। दिसंबर में उसे पता लगा कि उसने कुछ खर्चे क्लेम नहीं किए। 26 दिसंबर को अपनी इनकम क्या कर रहा है? 8.5 से घटा के कितनी करना चाहता है? 6.5, और ये खर्चे क्लेम करना चाहता है। क्या वो कर सकता है ऐसे? हाँ, क्यों नहीं कर सकता है। कोई ऑफिसर का असेसमेंट हुआ है ना, 31 दिसंबर तक का टाइम है। बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिसर का कोई असेसमेंट नहीं हुआ तो ये एक्सेप्टेबल है। ये देखो लिखा, ये बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो जाती है। 16, सूरज ने अपनी रिटर्न कब भरी? 12 सितंबर 24 को भरी, बिलेटेड भरी। अपनी इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बैंक का ब्याज दिखा रहा है। ऑडिट केस तो है ही नहीं। ऑडिट तो किनकी होती है? दुकानदारों की होती है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज वालों की नहीं। तो इसकी रिटर्न की लास्ट डेट क्या थी? इसका मतलब
31 जुलाई। ये अपनी रिटर्न कब भर रहा है? इसने 12 सितंबर को भरी। 21 दिसंबर को इसको रियलाइज हुआ कि टीटीए की डिडक्शन लेना भूल गया, सेविंग अकाउंट के ब्याज पे, बैंक के ब्याज पे भूल गया। ही वॉन्ट्स टू रिवाइज रिटर्न। क्या वो कर सकता है ऐसा? हाँ, क्यों नहीं कर सकता, कर ले डिडक्शन क्लेम। 80 टीटीए, इनकम कम हो जाएगी, टैक्स अगर भरा है तो वापिस आ जाएगा, कोई बात नहीं, कर ले। लेकिन क्या ये वो काम 21 जनवरी 25 में कर सकता है ना? 31 दिसंबर के बाद कुछ नहीं, 31 दिसंबर तक तू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टीटीए क्लेम कर लेगा, कर लेगा। ही कैन क्लेम ए टीटीए। पढ़ लोगे? काफी है, कल देखने और आगे। बस अब ये रिटर्नों का तो लगभग एंड ही है। अब ये पैन का टॉपिक चलाएगा, पैन परमानेंट